और नेपाल शुरू करने के बाद ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे, देखते हैं अगर जहाँ तक खिंचा जाए, खत्म हो जाए तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। तो पेज नंबर 202 पे आइएगा और नेपाल का सबसे फर्स्ट ओपन करने के बाद, बहुत मज़ेदार है ये, ठीक है, काफ़ी मज़ेदार, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वाला, तो देख लीजिएगा कहीं ठीक ठाक से पच जाना चाहिए बस। तो पहला है सर, सब लोग पहले हो गए, देख ले, ठीक। अब 202 में पहला है इंडिया का और नेपाल के साथ जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो रिलेशन है, एज इट इज़ हर ईयर में पढ़ाया हूँ, इसमें भी पढ़ाऊंगा आपको। तो पहले आराम से इसमें कुछ चीज़ें हैं जो देख लेना है ध्यान से, और जिनका फर्स्ट क्लास भी होगा तो चिंता नहीं करना है, मज़ा आएगा, कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, ठीक है तो वहाँ पे बता देंगे। पहला इंडिया नेपाल एंशिएंट रिलेशन, एक नाम है वहाँ पे साक्या क्लान, ये नाम इम्पॉर्टेंट है। तो साक्या क्लान जो थे वाज बुद्धिज्म, सो बुद्धिज्म वाज कॉमन फैक्टर, तो बुद्धिस्ट थे तो सर बुद्धिज्म एक कॉमन फैक्टर हो गया, किसके बीच में, हमारे और नेपाल के बीच में। दूसरा पॉइंट, 750 एडी में जो रूल था वो नेवाड़ीज का था, किसका रूल था, नेवाड़ीज का। हिंदू थे बट ये बोथ हिंदू मुस्लिम एंड बुद्धिज्म, मतलब शांति से रहते थे। रूल नेवाड़ीज का जरूर था, और नेवाड़ीज क्या थे, हिंदू थे, लेकिन सर ये उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करते थे कि सर सब लोग साथ रह सकते हैं, सुन पा रहे हैं, मतलब सबको बराबर है। तो सर वहाँ पे बुद्धिज्म भी शांति से रह रहा था और हिंदुइज्म भी शांति से रह रहा था, कोई तकलीफ दूर दूर तक नहीं था। लेकिन तीसरा पॉइंट, 750 से 1750 तक आते आते नेवाड़ीज का रूल चला, मतलब 750 से 1750 तक किसका रूल चल रहा है, नेवाड़ीज का, बढ़िया से चल रहा है, मस्त मौला, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा नीचे, उसके बाद क्या हुआ, 1846 में डायनेस्टिक रूल स्टार्टेड। तो 1846 में डायनेस्टिक रूल स्टार्टेड, दैट इज राणाज का रूल स्टार्टेड। तो 1846 से किसका रूल स्टार्ट हुआ, राणाज का। अब इतना दिमाग में रखिएगा, अब ये वंशवाद, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा वाला काम शुरू हो गया था। अब दो बातों का ध्यान रखिएगा, पहला नाम क्या था, साक्या क्लान, बुद्धिस्ट थे तो बुद्धिज्म एक कॉमन फैक्टर बन गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला, रूल ऑफ नेवाड़ीज हिंदुइज्म जरूर थे लेकिन सबको सर शांति से काम चल रहा था। इनका रूल चला 1750 तक, 1750 के बाद 1846 तक आते आते डायनेस्टिक रूल स्टार्ट हो गया और राणाज यहाँ पे जो है सर डोमिनेट करना शुरू कर दिया, मतलब राणाज का रूल हो गया। नीचे आइए, इस डायनेस्टिक रूल के अकॉर्डिंग पीएम का भी पोस्ट होता था। तो सर ऐसा रूल था कि प्रधानमंत्री का भी इसमें उपाधि होता था, प्रधानमंत्री का पद भी होता था। पेज नंबर 202, ठीक है। अब सर ध्यान से सब सुन पा रहे हो, आगे कहीं और हो, सब जोर से बोले, यस और नो, एक बार और, नहीं बोलेगा पाप लगेगा। नीचे आओ। अब सर क्या है, जंग बहादुर कुंवर, ये भी नाम एक हाईलाइट करके रखिएगा, क्या नाम है, जंग बहादुर कुंवर। जंग बहादुर कुंवर जो थे वो पहले राणाज बने, अभी के लिए दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट राणाज कौन, नाम जंग बहादुर कुंवर। जंग लगा हुआ था इसलिए नाम नहीं बोला गया, मतलब नाम ही है इनका जंग बहादुर कुंवर। नीचे आइए, इस समय एंग्लो नेपाल वार हुआ। एंग्लो मतलब क्या, ब्रिटेन, बोला ही था आपको, तो अंग्रेज, जहां भी एंग्लो शब्द है वहां पे समझ लेना एकदम। एंग्लो नेपाल वार हुआ एंड अंग्रेज को काफी नुकसान हुआ क्योंकि गोरखा फाउट फियर्सली एंड ब्रिटिश। सर बोले थे ना दो लोग से मत टकराना, एक ज्यूज और दूसरा कौन, गोरखा नेपाली, पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो सर ये बहुत मार मारे, तो अंग्रेज को लगा भाई ये कौन आ गया, ये उड़ उड़ के मार रहा है भाई। अब इतना मार मारा कि सर अंग्रेज का एक पॉलिसी था कि जब किसी से हार जाओ दोस्ती कर लो, बुझा रहा है। अब सर सारे गोरखा नेपाली को बढ़िया बढ़िया पोस्ट दे दिया, तुम ये लो, तुम कर्नल बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम मतलब बढ़िया बढ़िया पोस्ट दे दिया, क्योंकि समझ में आ गया था अंग्रेज को बड़े काम की चीज है कौन, गोरखा। अब जरा देखो मजेदार बात, नीचे आइए। नेपाल वार हुआ, अंग्रेज को काफी नुकसान हुआ क्योंकि गोरखा फाउट फियर्सली एंड ब्रिटिश, इसलिए गोरखा नेपालीज को अपनी सेना में रख लिया। कौन रख लिया, ब्रिटिश। एंड इनको कर्नल एंड ब्रिगेडियर जैसे पद दे दिया, मतलब काफी, कहने का मीनिंग है कि हाईएस्ट पद देना शुरू कर दिया कि भाई तुम में दम है, और भाई में दम है तो भाई को इज्जत चाहिए। लेकिन सर उसके पीछे और भी कारण थे अंग्रेज के, अब सबसे पहला उसमें यहां से शुरू होगा। आइए, इसलिए गोरखा नेपालीज को अपनी सेना में रख लिया, उधर अंग्रेज राजा एक साथ एंड गोरखा नेपालीज इनकी रक्षा करने लगे। देखो अंग्रेज का कनेक्शन बढ़िया, क्या हुआ, नहीं डाउनलोड हुआ, कहाँ रह गए आपके दोस्त, कहाँ रह गए, तबीयत खराब है चलो एक दिन में फिर ठीक हो जाएगा। अब वापस देखना, सब दुआ करेंगे ठीक हो जाए सबसे फर्स्ट मैंने जो पढ़ाया, पहला नाम साक्या क्लान, क्या थे, बुद्धिस्ट थे, एक कनेक्शन बना। दूसरा बोला हमने रूल ऑफ नेवाड़ीज, हिंदू थे लेकिन फिर भी सब धर्म साथ साथ मिलकर रहते थे। थर्ड पॉइंट,
क्या बोला, 750 से 1750 तक रहा। 1846 से आते थे रानाज का रूल स्टार्ट हो गया, और उसके बाद 1846 के बाद सर अब हंगामा होना शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि सर पहली बार एंग्लो नेपाल वार हुआ और उसमें गोरखा नेपाली ने बड़ा मार मारा। अब रूल ऑफ नेपालीज में, सॉरी रूल ऑफ अंग्रेज में इन्होंने क्या किया, सोचा कि गोरखा नेपाली को कर्नल का पोस्ट दे देते हैं, और अंग्रेज का कनेक्शन रानाज से था। यार देखो, अंग्रेज किससे जुड़ेगा, जिसका रूल है उससे जुड़ेगा। सेना से जुड़ के क्या करेगा भाई, अंग्रेज सीधा जुड़ता था राजा से। अब राजा से जुड़ रहा है, देखा कि हम दोनों साथ हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए मिल गया बॉडीगार्ड, कौन, गोरखा नेपाली, तगड़ा है, उड़ उड़ को मारेगा। तो सर इन्होंने बड़ा बढ़िया व्यवस्था कर लिया था, राजा से दोस्ती और बॉडीगार्ड बना लिया किसको, गोरखा नेपाली को। मतलब एक तरीके से इस्तेमाल सर अगर कोई अच्छा करना चाहे तो अंग्रेज बहुत जानता था सही से कि किसको क्या इस्तेमाल करना। ये बड़ा अच्छा टेक्निक है, नीचे आइए। अब सर रक्षा करने लगे, बट लोअर एंड मिडिल नेपाली लोग को कुछ नहीं मिल पा रहा था, सो यहां से लोग इंडिया की तरफ जाने लगे। तो बात ये हुआ कि अब मान लो गोरखा नेपाली ने मारा तो उसके जगह पे इनको पद मिल गया। नेपाली थे जो रानाज के सपोर्टर थे, उनको सर मलाई बर्फ मिल रहा था। लेकिन सर मैंने बोला है कि इतिहास में जब एक क्वेश्चन उठे कि हमको क्या मिला, तो समझ लो सर वो बवाल होना शुरू है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक सर मिडिल क्लास नेपाली को लगा हमरा क्या मिला। अब सर हमरा क्या मिला, तो दो चीज हुआ। अब जब समय है, अब 1846 से आगे की बात कर रहे हैं, अरे हाँ ना। अब सर इंडिया में भी 1900 तक आते हैं, तो क्या उससे पहले से तो 1857 का बिगुल तो फूक ही चुका था। अब 1857 के बाद बिगुल फूक कर शांत होगा। 1900 तक आते हैं तो 1914-15 फिर वहां से आते हैं, तो क्या है, इंडिया में भी खूब तेज राष्ट्रवादी चली रहा था, खूब घोर विरोध चल रहा था। अब ये लोग सोचे क्या, हमको भी विरोध करना है, क्या कि बगल में विरोध हो रहा है, कहाँ, इंडिया में। अरे भाई असर तो पड़ेगा ना, कि पड़ोसी कर रहा है तो हम कहाँ इधर खाली रहे, हम भी विरोध करेंगे। अब सर बहुत सारे नेपाली आ गए इंडिया में। काबा बम्बई में काबा ही नहीं, नेपाल में काबा, कुछ नहीं सोच रहा है सर, इंडिया में चलो विरोध हो रहा है। अब इंडिया में आए सर, इंडिया में देखे क्या, इंडिया में 100 लोग इंडियन है, उसमें तो देख रहा है 40-50 लोग नेपाली भी घूम रहे हैं साथ साथ। कहाँ है भाई? अरे नहीं, हमको लगा विद्रोह करना है, हम भी विद्रोह कर रहे हैं, किस लिए नहीं पता है। अब सर दो बात हुआ, अगर मान लो नेपाली लोग यहाँ पे आ गए तो नेपाली का कल्चर इंडिया के कल्चर से थोड़ा मिक्सअप होगा। अच्छा, प्रभावित तो होंगे सर। प्रभावित इसलिए थे क्योंकि हम लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेज के खिलाफ, और अंग्रेज किससे जुड़ा हुआ था, रानाज से। तो अल्टीमेटली हम भी और नेपाली भी तो यही चाहते थे कि अंग्रेज को भगाओ। अरे है ना, सुन पा रहे हो, नीचे आओ। अब सर देखो 1920 तक इंडिया में इस समय स्वतंत्रता अभियान चला रहा था, मतलब लोग नेपाल से भागना शुरू किए, कहां की तरफ, इंडिया की तरफ। अब सर आना शुरू किया, और 1920 तक इंडिया में तो जबरदस्त तरीके से हंगामा हो गया था। गांधी जी अपना परचम लहरा ही दिए थे, और उसके बाद सर अलग अलग चंपारण सत्याग्रह, ये फलना डिगाना हो गया था। तो पॉपुलैरिटी अच्छा खासा हो गया था कि इंडिया में विद्रोह चल रहा है। अब सर गाना आ गया, नेपाल में काबा, इंडिया में सब बात, तब इंडिया में सब आना शुरू कर दिए। अब सर यहाँ झंडा लेके घूम रहे। अच्छा, नेपाली में झंडा लेके इंडिया का घूम रहा है, सुन पा रहे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया सर, सीखा क्या, इंडिया में सर उस समय पॉपुलर थी कौन, कांग्रेस। तो हाई वाला अभी वाला नहीं, कौन सा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इधर से आलू उधर से सोना वाला नहीं, ये दूसरा है। तो सर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ही सबसे ज्यादा सर तीव्र था भाई। उस समय कौन, दूर दूर तक कोई पार्टी नहीं था, और पार्टी तो आईएनसी इसीलिए बनाया गया था कि लोगों को इकट्ठा करके एक पार्टी से जोड़ लो, तभी जाके यूनिटी आएगा। नेपाली कांग्रेस इधर नेपाल के लोगों ने बोला अरे बढ़िया नाम है, क्या नाम है, कांग्रेस। तो ये लोग सोचा कि हम भी नेपाल में चल के एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम रहेगा नेपाली कांग्रेस। क्या नाम रहेगा, और सर नेपाल में पार्टी बन गया एक, जिसका नाम क्या पड़ा, नेपाली कांग्रेस। भाई बढ़िया सब चल रहा है। अब दो बातें होंगी यहाँ पे, समझ लीजिएगा। नेपाली कांग्रेस बना तो लिया, क्यों, क्योंकि कांग्रेस से प्रभावित था, और बुझा रहा है, और प्रभावित होकर इनको बनाया क्यों था, क्योंकि सर इसको चस्का लगा। ये देख रहे हैं इंडिया में झंडा लेके जितना घोड़ा चल रहा है, कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है। तो सर ये भी अपना लिया कि नेपाल में एक पार्टी बनाया, जिसका पार्टी का नाम क्या है, बंगाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस। ठीक है, चलिए नीचे आइए। अब 1920 तक इंडिया में इस समय स्वतंत्रता अभियान चल रहा था, सो जोरों से नेपाली भी इस मूवमेंट में शामिल होने लगे, एंड इंडिया भी इनको सपोर्ट किया। एंड ये लोग, सर देखो इंडिया ने सपोर्ट क्यों किया, इंडिया जानता था कि कल को यही लोग तो हैं जो सर सरकार गिराने और बढ़ाने में मदद करने वाले। इंडिया तो समझ रहा था इस बात को कि आज भले ही राजा है, लेकिन सर इंडिया का दूरदृष्टि था, उसको पता था राजा टिकने उकने वाला है नहीं, चाहे ब्रिटिश भी टिकने वाला है नहीं। इन्हीं लोग के साथ रहोगे तभी बवाल होना है, बात खत्म। और कल को रिलेशन हम ही लोग का बनेगा जब संविधान अपना बनाएंगे। तो सब दूर तक सोच रहे हैं। नीचे आइए।
इंडियन नेशनल कांग्रेस से काफी प्रभावित हुआ। जिस तरह से ये लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन कर रहे थे, इसलिए ये लोग वापस नेपाल जाकर नेपाली कांग्रेस बनाए। कौन सा पार्टी बनाए? शुक्र बना उस समय बीजेपी नहीं था, ठीक है। नीचे आओ। अब सर उसके बाद इनको समझ आया कि रानाज इनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये लोग कैंपेन शुरू किए और 1947 में अंग्रेज अपनी सेना को भी नेपाल से बुला लिया। देन मोनार्की अकेले पड़ गई और इनसिक्योर हो गई। तो सर इन्होंने यहाँ पे भी झंडा तोलन शुरू कर दिया। अरे अंग्रेज भागो भागो। अच्छा अंग्रेज भागो भागो मतलब इनको कुछ पता नहीं चल रहा है। बट आंदोलन के बाद सर देखो कभी कभी क्या बोले, आपको तब तक नहीं पता चलता है जीवन में क्या चल रहा है जब तक कोई बढ़िया ना मिले। जब बढ़िया नहीं मिलता तब लगता है अच्छा मेरा जीवन तो झंडू बाम की तरह चल रहा था। अब एहसास हो नहीं, अब पतंजलि का भी बाम आ गया है। तो सर तब पता चला नहीं अरे पतंजलि का भी बाम थोड़ा अलग क्वालिटी का होता है। तो बेसिकली क्या हुआ, दो चीजें हुई। इनको पता चला कि सर यहाँ पे शासन कर रहा है लेकिन हमें कुछ हो ही नहीं रहा, ना हमें कुछ मिल रहा है ना कुछ समझ में आ रहा है, बुझा रहा है। अब सर दो चीज होगा। अब यहां से एक कमाल का चीज क्या हुआ, इधर नेपाली कांग्रेस ने पार्टी बना के पहले बोला अंग्रेज तुम भागो। अच्छा अंग्रेज बोला ठीक है, 1947 में चला है वापस। अब अकेले बच गया कौन? अरे कौन? राजा, मोनार्की। अच्छा सब सुन ही रहे हो ना? अभी रुक जाओ, एक जोक सुना देता हूं, ठीक है? जोक सुना देता हूं। आप लोग को देखे साहब मिल के दो प्राणी दे रहे हैं खेत में पानी। आप लोग मतलब सब लोग ऐसे हैं सब। अच्छा सामने चल तू कर। भाई अब से ना यहाँ पे मैं वो भी व्यवस्था करवा दूंगा सिगरेट विगरेट का। सामने से ऐसे धुआं फूक के चल शुरू कर। अरे थोड़ा अलर्ट रह जाना, ठीक है? मुझे पता है आप लोग सुन रहे हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा बीच बीच में निद्रा का मुद्रा जा रहा है। भूजा हमेशा रख लीजिएगा, भूजा जब भी नींद आए भूजा फाँक लेने का। भूजा से नींद नहीं आएगा और आपका काफी ज्यादा ब्लड मसल्स और पूरा एक्टिव हो जाता है बॉडी। प्रैक्टिकली एक बार मैंने बताया भी था, इसलिए भूजा जितना खा सकते हैं खा लीजिएगा। भूजा कभी भी आपको अनडाइजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना? चबाने में टाइम लगता है ना, पूरा एक्सरसाइज हो जाता है बॉडी का। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू कर देते हैं। जो लोग टाइम पे आए हैं सुन पा रहे हैं? अब ध्यान से समझ लो, नेपाल का कनेक्शन किसके साथ? इंडिया के साथ। तो पहला नाम क्या? साक्या क्लान। साक्या क्लान बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट को प्रमोट कर रहे थे, इंडिया का एक रिलेशन बन गया। उसके बाद दूसरा रूल ऑफ नेवाड़ीज था। किसका रूल? नेवाड़ीज का रूल। नेवाड़ीज हिंदू थे लेकिन सर सब मिलजुल के रहते थे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट, नेवाड़ीज के रूल के बाद सर आ गए सर 1846 से डायनेस्टिक रूल। रानाज का रूल स्टार्ट हो गया। रानाज में जंग बहादुर कुंवर पहले रानाज बने और वहां से सर मामला शुरू हुआ। अंग्रेज की दोस्ती हुई जंग बहादुर कुंवर से यानी कि रानाज से। और यहाँ पे जब नेपाल में मारपीट हुआ सर तो गोरखा नेपाली ने खूब मारा अंग्रेजों को। तो गोरखा नेपाली को बहुत अच्छा पद दे दिया कि हमको प्रोटेक्ट करो और अंग्रेज का रिलेशन किसके साथ हो गया? राजा के साथ। अब बाद में सब देखे कि जो लोग सोचे हमको क्या मिला तो लोग आए इंडिया में देखे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी खूब एक्टिव है। तो इन लोगों ने भी नेपाल में जाके एक पार्टी का नाम बनाया नेपाली कांग्रेस। बोला तुम कांग्रेस तो हम भी कांग्रेस, ठीक है? कॉमरेड नहीं कांग्रेस। अब उसके बाद सर आगे बढ़े, उसके बाद फिर नेपाल में गए। अब नेपाल में अंग्रेज भागो, अंग्रेज बोला ठीक है। अंग्रेज चला आया 1947 में सर, हर जगह से सेना अपना खींच लिया, नेपाल से भी खींच लिया। अब अकेले रह गया कौन? मोनार्की, मतलब राजा। कौन? रानाज। सुन पा रहे? तो सर अब इन्होंने पार्टी भी बना लिया है और पार्टी बन जाने के बाद याद रखना कुछ ना कुछ नहीं चाहते हुए कुछ लोग तो जुड़ जाएंगे। और उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट किया, अंग्रेजों भागो। अब जाइएगा नेक्स्ट 203 पे 203। ट्रीटी ऑफ सुगौली वाला है उसमें, उसी का पार्ट है। नेक्स्ट 203, गोरखा टू ब्रिटिश आर्मी में थी, देन वो ब्रिटिश को फेवर एंड इधर नेपाली कांग्रेस सभी लोगों को इकट्ठा करने में लग गई। अब सीधी सी बात है सर, गोरखा क्या है? गोरखा जो था वो तो ब्रिटिश आर्मी ने उसको अपॉइंट करके सर बड़े बड़े पोस्ट दे दिए थे। तो वो लोग किसको सर, मैं सीधा बोला नमक किसका खाए हैं, तो ये वाला बात हो जाता है। अब गोरखा लोग बोले नमक किसका खाए, तो हम अब सही से बोला नेपाली लोग चलो ना हम एक दो बोरा हम नमक खिला देते, इसमें क्या कौन सा बड़ा बात है। लेकिन नहीं बोला नहीं वो नमक नहीं, मतलब नमक मतलब क्या समझ रहे हैं? एहसान है सर, हमारा पोस्ट हमको दिया है, हम कैसे चले जाएंगे छोड़ के। तो बोला मत जा। तो बेसिकली गोरखा नेपाली फेवर में चले गए थे किसके? ब्रिटिशर्स के। और ब्रिटिशर्स का आर्मी जब वापस जाने लगा तो ब्रिटिशर्स ने बोला सुन भाई अब से तू राजा का रक्षा करेगा। अच्छा गोरखा नेपाली बोले जी। आप देखिएगा नेपाली लोगों को बड़े सर बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं सर, अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार तो होते हैं सर। उनको कुछ भी आप कह लो, कुछ भी, अगर उनकी ड्यूटी है रात में यहाँ पे रक्षा करना है ना तो सर वो रहेंगे वहां पे, चाहे उनको तुम कितना भी घुमा लो फिरा लो, बोलो चलो ये करेंगे। जब कितना भी घुमाना है दिन भर घुमा लो, जैसे ड्यूटी का टाइम हुआ
वो कहेगा चलो। अब सर ड्यूटी के टाइम पे वो पहुंच ही जाएगा। थापाज जिन्हें होते हैं, थापा भी होते हैं, और बहुत सारे इधर नेपाल में लोगों को क्या बोलते हैं, बहादुर। अरे बोलते हैं ना बहादुर। तो सर ये गलत बात है कि हर नेपाली को बहादुर ही बोल देते हैं, लेकिन फिर भी अब क्या है, आ गया। गोरखा टू ब्रिटिश आर्मी में थी, लेकिन वो ब्रिटिश को फेवर एंड इधर नेपाली कांग्रेस सभी लोगों को इकट्ठा करने में लग गई। देन रानाज काफी इनसिक्योर हो गए। रानाज क्या हो गए, राणा काहे नहीं इनसिक्योर हो, उसको पता है मेरी गद्दी खतरे में है भाई, ये नेपाली कांग्रेस ने हिला के रखने वाला है। अब उसके आगे सर, बट ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइंड बिटवीन इंडिया एंड रानाज। इंडिया और राणा के बीच में ट्रीटी साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का ट्रीटी। किसके बीच में? अच्छा पक्का सुन रहे हो ना, और बोलोगे तो छोड़ भी दूंगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कल भी कर लेंगे। तो मतलब ट्रीटी किसके बीच में साइन हुआ? इंडिया और रानाज के बीच में। जरा नीचे आना कि रानाज हैंड अभी लेजिटिमेट रूल थी, उधर नेपाली कांग्रेस सबको इकट्ठा करने में लगी हुई थी। तो नेपाली कांग्रेस घर घर जाके दरवाजा खटखटा के सर सुनो भाई सुनो सुनो, नेपाली कांग्रेस आ रहा है, ऐसा ऐसा करना है, मतलब इकट्ठा करने में लग गए थे। कौन? नेपाली कांग्रेस। रानाज को इनसिक्योरिटी थी, रानाज अब कुछ ना कुछ चाहेगा, जिस इंसान को इनसिक्योरिटी होगा कुछ ना कुछ चाहेगा। अब सर चाहेगा तो क्या, उससे जबरदस्त अपना पांव पसारना शुरू किया। ट्रीटी इंडिया से भी साइन हुआ। अच्छा इंडिया ने ट्रीटी क्यों साइन किया? क्योंकि सर लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो वही है ना अभी भाई, अभी राजा तो वही है और वही सबसे उतने सालों से रूल कर रहा है। तो हमारे लिए नेपाली कांग्रेस से कहाँ, वो तो अभी पार्टी बना के घूम रहा है। बहुमत जब आएगा नहीं आएगा बात क्या देखेंगे, अभी तो हम उसी से जुड़ेंगे। अब नेपाली कांग्रेस को थोड़ा बुरा लगने वाला है। नीचे आइए, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, जिसमें दो बातें कहेंगे। पहला, म्यूचुअल पीस एंड रिस्पेक्ट, सर एक दूसरे की शांति का इज्जत करेंगे और दूसरे के बाद कोई दिक्कत नहीं, सर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम अपना काम हम अपना काम। कौन बोला? इंडिया नेपाल से, नेपाल इंडिया से। नो इंटरफेरेंस इन टेरिटरी ऑफ ईच अदर, हम आपस में एक दूसरे के एरिया में कोई हस्तक्षेप। थर्ड पॉइंट, नेशनल ट्रीटमेंट, रेसिडेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉपर्टी, दैट इज नेपालीज एंड इंडियन कैन बाई रेसिडेंस, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। मतलब सर इंडिया वाले चाहे तो नेपाल में जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नेपाल वाले चाहे तो इंडिया में आके खरीद सकते हैं। ये हमने बस पहले किया है, अब पहले कर दिया मजेदार से। अब जरा नीचे आओ, फोर्थ, ओपन बॉर्डर। ओपन बॉर्डर रहेगा, कोई वीजा वूजा की जरूरत। तो जब आपको दूसरा देश घूमने का मन करे आराम से चलेंगे, बुझा रहा है? कौन कहता है विदेश नहीं घूम सकते बिना वीजा के? जा सकते हैं सर। नीचे आइए, नेपाल मस्ट कंसल्ट इंडिया इफ दे इंपोर्ट आर्म्स। नेपाल अगर आर्म्स मंगवाते हैं, आर्म्स मतलब समझ रहे ना, तो हथियार वगैरह कुछ भी करता है तो सर उसको इंडिया को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। काहे? जरा देखो, बहुत दिन से मैप नहीं देखे हो, इंडिया दिख रहा है, महसूस कर लेना एक बार। नेपाल कहाँ है? देखो इंडिया है, नेपाल यहाँ है, नेपाल के ऊपर चाइना तिब्बत वाला एरिया है, मतलब कहने का ये इधर इधर। अब सर नेपाल एक तरह से लैंडलॉक नहीं है क्या? अरे सोच के देखो, तो नेपाल चला गया सर लैंडलॉक, और लैंडलॉक हो गया तो सर इंडिया ने एक ही बात बोला, देख भाई तुम जब भी मंगवाओगे तो तुमको सर आर्म्स मंगवाने के लिए इंडिया के बॉर्डर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, बुझा रहा है? तो तुमको सर अगर कुछ भी होता है या तुम कुछ भी गड़बड़ करते हो तो लोग तो ही सोचेगा ना कि इंडिया के बॉर्डर से ही तुम गए हो तो इंडिया उसमें शामिल है। अरे है ना, इंडिया दूर तक का सोच रहा था। इंडिया बोला कि जब भी तुम हथियार वगैरह कुछ भी मंगाओगे बेटा इन्फॉर्म करोगे। नेपाल बोला ठीक है डन, ये ट्रीटी में साइन हो गया। तो पहला क्या हुआ? म्यूचुअल पीस एंड रिस्पेक्ट। दूसरा, नो इंटरफेरेंस। थर्ड पॉइंट, भाई प्रॉपर्टी आप बाई कर सकते हैं। फोर्थ, ओपन बॉर्डर है, कोई वीजा की जरूरत नहीं है, मुंह उठा के चले जाइए। पांचवा पॉइंट क्या है? अरे बोल लो सर, अगर वो इंपोर्ट करता है, हथियार मंगाता है तो इंडिया को बताना पड़ेगा। नीचे आइए। अब सर उसके बाद मैंने बोला कि इंडिया ने नेपाल इज लैंडलॉक कंट्री, सो जो भी करेगा इंडिया के थ्रू ही होकर जाएगा, तो बदनामी इंडिया की होगी, क्योंकि चाइना तक रोड से रूट वेरी टफ, सो इंडिया ही ने हेल्प कर सकती है नेपाल को क्विकली। आर्टिकल 10 इसमें एक ट्रीटी में लिखा गया, आर्टिकल 10 ऑफ दिस ट्रीटी सेज दैट फर्दर अमेंडमेंट इज पॉसिबल। ये जितना भी हमारे और आपके बीच में हुआ है, समझ रहे हैं बात कही, जितना भी हमारा साइन हुआ है आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग, और बाद में हम चाहें इसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सुन पा रहे हैं सर? इंडिया हमेशा किया, भूटान पढ़ाया था, वहां भी आपको बोला था, वहां भी ट्रीटी था। ट्रीटी में क्या बोला गया था कि सर भूटान जब चाहे तब इस ट्रीटी में से वो जितना चाहे चेंज कर सकता है, निरस्त भी कर सकता है, जो भी चाहे कर सकता है, और पूरा ओपन है, एकदम खुलेआम आइए। सुन पा रहे हो सब? पक्का? अब सर एक बार जोर लगा के जय माता दी मत बोलना पेज नंबर 204 पे आना, और जीवन का आनंद यहां से शुरू होगा, ठीक है? हो गया। अच्छा एक बात देखो, नेपाल का सब देखना, नेपाल कितना समझदार है। आज तक ना मुझे नेपाल जैसा समझदार देश नहीं मिला।
मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मतलब बेहूदगी का जो आलम होता है ना वो सर, बेहूदगी का आलम का मैक्सिमम लेवल जिसका टॉप फ्लोर हिला हुआ है वो सर है नेपाल। देखिए कैसे, ये देखो, ये देखो, मतलब वर्ल्ड मैप पे भी एक बार देख लो दोनों में से दोनों देख लोगे तो ठीक रहेगा, काफी दिन हो गए। देखो इधर कहाँ है ये देखो, ये रहा इंडिया, दिख रहा है? अरे बोल लो, खत्म करना है आज, थोड़ा देख लो, जोर से बोलते जाओगे। आप जितना एनर्जी करोगे उतना मैं पढ़ाऊंगा, नहीं करोगे फिर भी पढ़ाऊंगा। अब यहाँ इंडिया के बाद ऊपर है नेपाल, इंडिया के बाद क्या है? नेपाल। अच्छा, नेपाल के जस्ट ऊपर में देखो है चाइना। लेकिन अगर आप इस मैप पे देखोगे तो नेपाल और चाइना का जो डिस्टेंस है, जो तिब्बत और ये सब, वो सब तो सब डिस्प्यूटेड एरिया सर, बड़ा उसमें विवाद है। उसमें आप कभी नहीं कह सकते कि ये किसका है किसका है, तो सर मारपीट हमेशा होता रहता है। अभी होने दो, अभी ताइवान वाला भी मामला चल रहा है। तो सर अगर मान लो देखा जाए तो नेपाल को कुछ होता है तो मदद करने पहले कौन आ जाएगा? इंडिया। अरे भाई सटा हुआ है एकदम, तो पहले कौन पहुंच जाएगा? इंडिया। लेकिन हरामखोर, उसको कुछ भी होता है तो पहले फोन करेगा चाइना को। समझ पा रहे सर? एक तो इतना टफ टेरेन है, इतना टफ रास्ता है, चाइना जब तक कूद कहेगा तब तक इंडिया मुंह सर चौपट करके निकल जाएगा। मतलब एक बात बताया, लेकिन फिर भी नेपाल कसम खाया है जब भी मदद लेंगे चाइना से लेंगे, क्योंकि हम समझदार हैं। अब इस समझदारी का आलम आपको पता चलेगा अभी बहुत अच्छे से, पेज नंबर 204 पे। सब सुन पा रहे हो? जोर से प्लीज बोल दो यार, ये सुनो। नीचे आना। नेपाली कांग्रेस को इस बात से प्रॉब्लम होने लगी कि वाई इंडिया साइन ट्रीटी विथ रानाज। नेपाली कांग्रेस कह रहा है इससे काहे जुड़े हो, हमसे काहे नहीं, पार्टी बना लिया, मजाक है। अच्छा आप भी कांग्रेस, हम भी क्या भाई, हमसे तो जुड़ो। आप भी काला पहने, हम भी काला पहने, आप भी काला टोपी, हम भी काला टोपी, आप भी भ्रष्टाचार करते हैं, हम भी करते हैं, तो हमसे जुड़िए। सुन पा रहे हो मेरी बात? अब सर नेपाली कांग्रेस जैसी ये बात बोला तो इंडिया वाले सुन सुन इधर सुन, देख भाई, माना कि तू कांग्रेस है, माना कि भ्रष्टाचारी है, सॉरी मतलब समझ लेना, लेकिन फिर भी अगर सर लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो राना है ना, राना रूल कर रहा है, तू क्या किया? अगर तू इलेक्शन करा, तू जीत, हम तेरे से जुड़ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है भाई? जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान या रूलर जिसके अकॉर्डिंग सही होगा हम उससे जुड़ेंगे। तुम कल को सरकार बन जाओ, हम तुमसे जुड़ जाएंगे, क्या दिक्कत? नेपाली कांग्रेस बोला ठीक, हमको क्या करना पड़ेगा? बोला ये देखो, खुदे पता नहीं है क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन करवाओ भाई, इलेक्शन नाम का सीना है। बोला ठीक है, देखना आप क्या दिमाग लगेगा नेपाली कांग्रेस, और यहाँ से तख्ता पलट होने वाला है। नीचे आइए। पहला, रानाज व्हेन रानाज इज वीक देन इंडिया सेड कि वही लोग अभी तक लेजिटिमेट रूलर हैं इतने सालों से। इंडिया ने बोला देखो भाई, लेजिटिमेट रूलर अभी भी रानाज है, हम उन्हीं से जुड़ेंगे, तुमसे क्यों जुड़े? कोई तो वाजिब रीजन हो। नीचे आइए। नेपाली काफी बार बोले कि आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग हम कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं। वो बार बार बोलते थे सुनिए हमको दिक्कत हो रहा है, हमको अमेंडमेंट करना है। इन्हें बोलता ठीक आइए। अच्छा जब अमेंडमेंट कराने आता था पता था क्या करना का, तो हमको पता नहीं चल रहा है हम क्या, लेकिन हमको कुछ ना कुछ तो करना है। अब करना क्या ये पता नहीं है। बहुत बार सर इतनी दफा इंडिया का पैसा वेस्ट हुआ है अमेंडमेंट करने में। क्या बोला कि इंडिया हाँ ओपन हार्टेडली आपको वेलकम करेगा अगर आप इसमें सुधार करना चाहते हैं। चाय बिस्कुट लेके रेडी है, ये सब आया कर, हाँ क्या करना है सुधार बताइए कर। देखिए सुधार करना तो है, पता नहीं चल रहा है ना कम वक्त सुधार क्या करे, लेकिन करना तो है, कुछ ना कुछ तो करना है। अब जरा नीचे आइए। देखिए सर नेपाली काफी बार बोले अमेंडमेंट के लिए, बट देन इंडिया मैकेनिज्म क्रिएट कर देता था, बट इनको पता ही नहीं था कि क्या चेंज करना है। 1990 से 2014 तक ऐसा ही चलता रहा, बट इनको पता ही नहीं था कि क्या अमेंडमेंट करना। लेकिन कुछ तो करना, कहेंगे कुछ तो गड़बड़ है दया, और जब कुछ गड़बड़ है तो क्या करेंगे सर, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। लेकिन सर इनको चेंज का कुछ पता नहीं था, एक्चुअली इनके मन में कुछ और नहीं था, इधर सिंपल मन में था। देखो नेपाली कांग्रेस कहीं ना कहीं एक्टिव ज्यादा हो रही थी, और सर अब रानाज को लगने लगा था कि बेटा हमारा अंतिम समय आ गया है, तो हम लोग क्या फड़फड़ा ले। इंसान जब बुढ़ापे में जा रहा होता है ना, बुढ़ापे के एज में, तो उस समय देखेगा बहुत उसका ना सर बहुत ज्यादा वो मतलब बोलते हैं ना उसको चटकारे मारने लगेगा, वो बहुत ज्यादा सर बहुत तरह का खाना खाने लगेगा। जैसे 45 से ऊपर गया हो, 50-55 में सर खूब खाना खाएगा वो, सुन पा रहे, तरह तरह का वेराइटी का खाएगा। क्यों? साइकोलॉजिकली उसको पता है कि बेटा अब डाइजेस्टिव सिस्टम जवाब देने वाला है, जितना मर्जी ये 2 साल में कूट के खा लो, समझ में आ रहे, उसके बाद हम जाने वाले हैं सर, बस नाक दाब के खिचड़ी खिला दिया जाएगा। अरे सबको पता रहता है, तो सर जितना जल्दी आप एडजस्ट कर लो समय के अकॉर्डिंग। कुछ लोग सर मानने को तैयार ही नहीं है, 50 साल के हो गए फिर भी कर हम यंग है, जुआ है। अब सर क्या करें सर, कितना करें? ऐसे में फिल्म स्टार लोग 60 साल के नौ युवक, अब 60 साल के नौ युवक को हम क्या बताएं सर, लेकिन क्या करेंगे सर, उम्र का भी एक होता है अपना। आप कितना भी कोशिश करिए यंग दिखने का, लेकिन सही तो लटक ही जाएगा।
बाल पकेगा, सुन पा रहे हैं? तो असर दिख जाता है, कितना भी मेकअप कर लीजिए तभी लगता है ना ना अब वो बात नहीं रह गया है, अब समझ में आ रहा है, अब तो जबरदस्ती हो रहा है। लेकिन बॉलीवुड चल रहा है, अच्छा हीरोइन आउट हो चुके हैं, हीरोइन तक हीरोइन कहाँ, मतलब समझ रहे हैं? 20 25 30 तक तो बस बहुत हो गया, बहुत। हीरो 60 साल में लगे पड़े। सर आइए, क्या करिएगा, हर जगह भ्रष्टाचार है। मोदी जी बेचारे भाषण देके चले गए 15 अगस्त को। सर वो मतलब ये बात मैं कितने दिन से बोल रहा था कि मोदी जी तक पहुंच जाए, पता नहीं किसी ने पहुंचा दिया होगा। सर उसमें बोले ये था कि भ्रष्टाचार जो कर रहा है उसका इज्जत हम लोग कर रहे हैं, बात सही है, समझ रहे हैं? जो गुंडा है उसी को हम लोग फेवर कर रहे हैं, इसलिए वो जीत रहा है। गुंडा को हम लोग फेवर कर रहे हैं, तब समाज में कहां से ठीक हो पाएगा? हम अगर उसको फेवर करना बंद कर दे बेकार हो जाएगा। लेकिन हम ही लोग में से, आप लोग में से फेवर करते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अब बेचारे मोदी जी चिल्ला के दिए, अब देखते हैं क्या असर पड़ता है। 205 पे आइए। 1951 में इलेक्शन हुआ, कब? अरे बोल लो, अब भारत कब आजाद हुआ था? 47 याद है ना? अब सर 1947 के बाद जस्ट 4 साल बाद नेपाल में इलेक्शन हो रहा है। अच्छा सोच के देखना इधर, कॉमन सेंस से, मतलब कॉमन सेंस लगाओ। एक देश जो अभी आजाद हुआ है और वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस काफी एक्टिव है, काफी हाई प्रायोरिटी पे है सर, उसी के इन्फ्लुएंस से नेपाल में एक पार्टी बन रही है, जिस पार्टी का नाम क्या है? नेपाली कांग्रेस। इधर सुन रहे हो सब? आपको नहीं लगता कि इंडिया का इतना फेवर अगर पार्टी पे जा रहा है तो नेपाली कांग्रेस तो प्रभावित ही हमसे होकर पार्टी बनाई है, तो कुछ ना कुछ फेवरिज्म तो होगा। लेकिन सर इधर 1951 में इलेक्शन हो रहा है और रानाज बुरी तरीके से हार रहे हैं, सुन पा रहे हैं? मतलब कुत्ता वाला दशा हो गया, समझे? हार मतलब हार नहीं, कुत्ता वाला। अब सब देखे जानी चाहिए। 1951 में इलेक्शन हुआ, नेपाली कांग्रेस वॉन विथ मेजोरिटी, सो रियल पावर नेपाली कांग्रेस। अच्छा जहां जहां एन कांग्रेस लिखा हूं समझ लेना नेपाली कांग्रेस है। नेपाली कांग्रेस के हाथ में था, बट नेपाली कांग्रेस ने किंग को बोला कि आप भी साथ रहिए, सो किंग महेंद्र किंग महेंद्र है, मतलब महेंद्र हम जानबूझ के बोले हैं, तो किंग महेंद्र वाज द सेरेमोनियल हेड। अच्छा इधर देखो, इधर सुन लो सब, औपचारिक समझ लो, मतलब इधर देखो, राष्ट्रपति जैसे है ना, तो खैर राष्ट्रपति तो अलग पद है, लेकिन फिर भी देखो क्या बोला। उतने सालों से राज कौन कर रहा था? 1846 से लेकर 1951 तक कौन राज कर रहा था? रानाज। क्या 1951 में इलेक्शन होकर अब तख्ता पलट हुआ है ना। अच्छा जो आदमी इतने सालों तक अगर राज किया हो, उसको आके एक तुच्चा सा पार्टी जो मतलब आप सोचो, जो तुच्चा सा पार्टी 5-10 सालों में मिलके लोगों से मिलकर आपको हरा दिया, बुझा रहा है? अब सर आप क्या गाना गाएंगे? दिल में मेरे दर्द डिस्को? नहीं सर, उसमें गाना निकलेगा, बेवफाई वाला गाना निकलेगा, वफाना रासाई अब सर ये जैसे आपको, आप रो रहे हैं, अच्छा रो रहे हैं, तब तक देखो नेपाली कांग्रेस क्या बोला। देखिए देखिए रोइए मत, भले हम जीते हैं लेकिन आप सीनियर ना है जी, मजाक थोड़ी है, साथ मिलके काम करेंगे हम। भाई हर सरकार ये बतवा बोलती है, लेकिन सर जो मजा आप रूलिंग पार्टी में है वो अपोजिशन में थोड़ी ना है भाई, वो कितना भी उसको बोल लो, समझ आ रहा है? अब प्रधानमंत्री बोले लाल कृष्ण आडवाणी को, चिंता मत करिए, साथ मिलकर देश का निर्माण किया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी क्या बोले? भाई देश का निर्माण तुम ही करो, क्या कि अब हमको समझ में आ गया हमारा निर्माण अब जरूरी है। अब लाल कृष्ण आडवाणी सर दूर दूर तो कहीं दिखे नहीं, अब तो पता नहीं अब लास्ट स्टेज में भी पड़े, अब कितना दिन तक दिएंगे? अरे बुझा रहा है? तो सर नेपाली कांग्रेस ने बोला इसको, किसको? मोनार्की को, रानाज को। सुनिए ना, क्या टेंशन लेते हैं, साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा रानाज क्या कह रहा है? अरे कॉल के बुरबक हमको बताएगा तुम, हम इतने साल से राज किए हैं और तुम 5-10 साल में हमको बोल रहा है। लेकिन फिर बोला क्या यार, ऑप्शन कुछ नहीं है, सेरेमोनियल हेड बना दिए गए, चलिए आप हेड रहिए। लेकिन सर उसको पचेगा क्या? ये कोई क्यों, मतलब एक राजा है जो सर 100 सालों से मान लो कॉन्टिन्यूअस रहा है, उसका वंशवाद रहा है, और उसका आप बोल रहे हो कि हम जो बोले वही करो, भाई उसके जेनेटिक्स में ही नहीं है वो, बुझा रहा है? अब सर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, खैर उसका तुलना नहीं किया जा सकता, लेकिन मान लो हार गए और अब उनको कांग्रेस बोले सुनिए अब आप एडवाइस हम जो करेंगे और हम दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे, हम जो बोलेंगे एडवाइस आपको मानना है, मानने वाले है सर, समझ नोच एक आ जाएगा। तो बेसिकली इंतजार में है रानाज कि कब मौका मिले और नेपाली कांग्रेस को बर्बाद किया जाए। सुन पा रहे? अरे हाँ ना, नीचे आइए। अब सर काफी बुरा लगा, सॉरी, सो किंग महेंद्र एंड सेरेमोनियल हेड, सो किंग को काफी बुरा लगा क्योंकि मोनार्की 1846 से 1950 तक राज किया था और नेपाली कांग्रेस कुछ ही देर में आके हेड बन गया। किसको अच्छा लगेगा? नीचे आइए। 1951 से 1959 तक नेपाली कांग्रेस ने रूल किया। 1951 से कब तक? मात्र 8 साल गिन चुन के मान लो, 8 या 9 साल। अब जरा नीचे आओ।
दैट इज डेमोक्रेसी विथ मोनार्की बट किंग महिंदर इज वेरी मच इनसिक्योर, सो किंग ने डिक्लेयर किया। इधर इधर देखो कितना अच्छा माहौल चल रहा है। नेपाली कांग्रेस जीत गया, राजा भी है, तो जीता तो इलेक्शन से जीता, डेमोक्रेसी तो है, अरे है ना, और मोनार्की भी साथ साथ है। लेकिन सर ये पसंद नहीं है किसको? मोनार्की। मोनार्की बुझा रहा है ना? मोनार्की मतलब राक्षस का शासन, अरे नहीं मतलब राजा का शासन। तो सर मोनार्की है और डेमोक्रेसी भी है। 8 साल तक ठीक ठाक चला। अब ताक में है कौन? रानाज, कि कब नेपाली कांग्रेस को साइडलाइन किया जाए। सुन पा रहे हैं? नीचे आइए, अब एक मौका मिलने वाला है जबरदस्त। पहली बात सर 1959 तक किंग ने डिक्लेयर किया 1959 में कि नेपाली कांग्रेस सबसे करप्ट पार्टी है। किंग ने ऐसा माहौल बना दिया और क्या बोला? सबसे करप्ट पार्टी कौन? नेपाली कांग्रेस। अच्छा याद रखो कांग्रेस किससे प्रभावित है? खैर नीचे आओ तो नेपाली कांग्रेस सबसे करप्ट पार्टी है, बट कोई लॉजिक नहीं था उनके पास, कोई लॉजिक नहीं था। सब सुन रहे हो? उनको सिर्फ यही बात था, इनसिक्योरिटी थी कि इतने सालों से हम राज कर रहे थे, इतने मतलब इतने कम दिन में आके पूरा खत्म कर लिया। अब 2-3 बात पूरा एकदम सर र्यूमर फैला दिया। और र्यूमर क्या फैलाया कि सबसे करप्ट पार्टी है कौन? नेपाली कांग्रेस। अब इतना सर करप्शन, इतना, अरे भाई अब उतने सालों से जो रूल किया उसका भी तो समर्थन होगा। ऐसा थोड़ी ना अचानक से आज कांग्रेस भले ही लुटिया डूब रहा है, लेकिन क्या पता, कौन जानता है आने वाले इलेक्शन में मार दे सर, कुछ भी हो सकता है। लोग का कोई भरोसा वैसा नहीं है, समझ में आ रहा है? लोग का कोई भरोसा नहीं है। और डेमोक्रेसी गधों की ऐसे भी सरकार ही होती है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस का सर बोलबाला धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर भाई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करिएगा आप? इधर से बचिएगा तो उधर जाइए, अब किधर जाइएगा? कोई ऑप्शन नहीं है। बड़ा बड़ा पार्टी इतना ना खेमा बना के रहेगा तो छोटा पार्टी लोग दरवाजा खटखटाते मर जा रहे हैं। सुन पा रहे हैं? अब छोटा पार्टी यहां से निकल के जा रहा है, बड़े पार्टी में विलीन हो जा रहा है। कितना असर करेगा? 1-2 लोग और हैं जो खटखटा रहे हैं, देखिए। अब आइए सर 1959 में पार्टी लेस पंचायत सिस्टम हुआ, मतलब सर सरकार गिरा दिया गया। अब नेपाली कांग्रेस का सरकार गिर गया 1959 में, बुझा रहा है। और अब क्या बोला गया? अब किसी का सरकार नहीं रहेगा। कौन बोला पता है? रानाज। और देखो क्या मजेदार नियम लगाया, कर है इधर इधर। ऐसा सिस्टम रहेगा कि लोग खुद अपना राजा है, मतलब हम उनको पैसा दे देंगे, अपने एरिया का खुद, जैसे पंचायत में क्या होता है, आपने पैसा दिया तो अपना निर्माण कर ले, और हमको और राजा को या किसी नेपाली कांग्रेस को किसी को अपना समर्थन देने की जरूरत नहीं है। सरकार ऐसी ही चलेगी कुछ दिन तक, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता तब तक। अच्छा ये बोल कौन रहे? रानाज। और बोले क्या? जो पंचायत सिस्टम है उसमें जो कुछ लोग होंगे ना भाई, जो पैसा कलेक्ट करेंगे, देंगे, बताएंगे, उनको अपॉइंट हम करेंगे। कौन करेगा? तो अल्टीमेटली सरकार किसका हो रहे है? रानाज का। रानाज बोला कि हम उन लोगों को अपॉइंट करेंगे जो पैसा इधर उधर करेंगे, देंगे, लेंगे। सर इतना ज्यादा करप्शन हुआ, जो रानाज नहीं कर पा रहे थे करप्शन, जो नेपाली कांग्रेस नहीं कर पा रहे थे, बीच का सब जो दलालवा निकला इतना दबा के कमाया। लोग बोला भाई गजब हो गया यार, ये तो उतना राजा भी नहीं कमा पाया था, और नहीं नेपाली कांग्रेस, बीच का दलाल सब दबा के कमा दिया। सुन पा रहे हैं? सर लोग परेशान नहीं होंगे। एक ऐसा देश जहां पे सिर्फ इसी बात का चैलेंज है कि कौन कितना ज्यादा दबा के करप्शन कर लेता है, उस देश का क्या होगा सर? सुन रहे हो सब? क्या होगा उस देश का जब नेता होंगे चोथूलाल। नीचे आइए। अब सर 1959 में पार्टी लेस पंचायत सिस्टम स्टार्टेड किया गया बाय किंग, एंड कहा गया कि पंचायत लेवल पे पावर दिया जाएगा, बट उसका हेड को अपॉइंट किंग करेंगे। एंड ये लोग काफी ज्यादा करप्ट निकले, एंड लोग गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, एंड लोग भी समझ गए कि किंग कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा तब तक लोगों को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि राजा सिर्फ अपना सेंक रहा है, ये लोगों के लिए कुछ करूँ। कम से कम नेपाली कांग्रेस बना, भले ही इसको डिसॉल्व कर दिया गया, र्यूमर फैलाया, लेकिन लोगों को भी ट्रस्ट इस बात पे था कि सर ये 8 साल में क्या हो गया है, 8 साल में इतना क्या करप्शन हो गया। लेकिन फिर भी देखिए 1900 नेपाली वापस 1960 से फिर पीपल को इकट्ठा करना शुरू किया। अब नेपाली कांग्रेस को फिर लगा इससे काम नहीं चलेगा, फिर इकट्ठा होना पड़ेगा। तो सही इधर 1951 में इलेक्शन हुआ, कौन जीता? नेपाली कांग्रेस भयंकर जीता। 59 में आते आते सर सरकार गिर गया, फिर सर पंचायत लेस सिस्टम हुआ, मतलब रानाज का रूल आ गया, दबा के फिर करप्शन हुआ। अब नेपाली कांग्रेस फिर जाग रही है। अब 1960 में फिर जाग के लोगों को इकट्ठा करे। सुनिए ना, गलती हो गया था, पहला बार करप्शन थोड़ा तो करबे किए थे, लेकिन दोबारा मौका दीजिए। कम से कम उतना धैर्य तो नहीं है, उतना धूर्त भी नहीं है जितना सर राजा
उससे तो ठीक ही है। अच्छा, ये तरीका बहुत अच्छा है साइकोलॉजी में, समझ रहे हैं? जब आप हारने वाले होते हैं तो आप उनसे तुलना करिए जो आपसे कमजोर हैं, ताकि आपको लगेगा कि ठीक है। समझ से हमने बोला, याद है पाकिस्तान में देखिए प्याज 100 रुपए किलो, हमारे यहाँ देखिए 50 रुपए किलो है। अब सर आपने कॉन्टेक्स्ट किसका दिया? पाकिस्तान का और कितना रुपए दिया? 100 रुपए। अब जब 100 रुपए आप सुने, हाँ यार पाकिस्तान में 100 रुपए है और हमारे यहाँ कितना है, तो बढ़िया बात ना है। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल नहीं देगा, चाइना में देखिए 10 रुपए प्याज मिल रहा है, हमारे यहाँ कितना? 50 रुपया। अब सोच रहे हो आप, अब गाली नहीं दोगे सरकार को आप? तो सर कॉन्टेक्स्ट घुमाने का होता है, किसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? हम लोग मारे थे अभी पाकिस्तान को, सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, और दूसरा चाइना वाला में आओ, चाइना मारा था हमको, हम रोके आ गए तो सर आप ये देखिए कि आप दूसरे से जीत के खुश हो रहे हैं, तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कमज़ोर लोग से जीत के खुश हो जाते हैं। इंडिया का सारे नेचर है, थोड़ा जस्टिफाई करना होता है इंडिया के लोगों को, रिग्रेट नहीं रखना चाहते हैं ज़्यादा, तो जस्टिफाई कर लेते हैं कि पाकिस्तान को मारे थे हम खुश हैं। अच्छा, ये हम भूल गए कि चाइना भी हमको मारा था, सर पटक पटक के मारा था, समझ में मेरी बात, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं हम। नीचे आइए 206 आ गए। अब 1960 में क्या हो रहा है, नेपाली कांग्रेस फिर से जाग रही है और गाना गा रही है जागा महादेव। अब सर और वापस से उनकी एनर्जी भी आ रही है। 1960 से 89 तक देख लो सर, 1960 से 89 तक 89 तक काफी करप्शन फिर हुआ सर। नेपाल से ज्यादा करप्शन तो क्या बताएं, मतलब कहीं होवे नहीं किया है, पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ है सब 1960 से 89 तक काफी करप्शन हुआ। नेपाली कांग्रेस ने लोगों को मोबिलाइज करके 1990 में जन आंदोलन एक करवाया। तो पहला आंदोलन हुआ जन आंदोलन, जन मतलब क्या, जानवर नहीं आदमी ना, हाँ, तो जन आंदोलन 1 हुआ कब? 1990 में। और भयानक सर 1990 में जन आंदोलन 1 करवाया, एंड देन किंग प्रेशराइज्ड एंड अगेन इलेक्शन हुआ। मतलब 1960 से लोगों में जाते जाते इसको टाइम लगा, और कितना टाइम लगा सर? 30 साल। बुझा रहा है, मजाक नहीं है, इतना देर में तो किसी का सर समझ रहे 3-4 पीढ़ी बीत जाएगा। तो सर लगभग 30 साल आते आते तब पूरा बोला अब इलेक्शन फिर से होगा और यहाँ सरकार बनेगा। जन आंदोलन इतना तेजी से हुआ कि चोर है, जंग बहादुर हरामखोर चोर है, अब ये सर नारा बैठा दिया। अब नारा बैठा, जन आंदोलन भयंकर हुआ, और उसके बाद सर इलेक्शन फिर होने वाला है, और डोंट वरी नेपाली कांग्रेस विल बी बैक। आइए जरा 1991 में सर देखिए, सॉरी इलेक्शन हुआ, देन किंग प्रेशराइज्ड एंड नेपाली कांग्रेस वॉन, एंड फिर ये लोग भी करप्शन करने लग गए कौन लोग सर? आपको तो मैं, आप तो सुनते सुनते परेशान हुआ, और सोचो जो लोग हैं वो लोग कितने परेशान हुए होंगे, खाने को नहीं रहे सर। अभी आगे बताऊंगा। नेपाली कांग्रेस वन, फिर ये लोग भी करप्शन करने लगे, देन लोग परेशान। सो चाइना ने फायदा उठाया और कम्युनिस्ट पार्टी को भेजा, जाइए कहाँ, चाइना में नहीं सर, नेपाल में। बुझा रहा है? और आपको एक इफेक्ट पढ़ाया था, डोमिनो इफेक्ट, याद है कि भूल गए? डोमिनो इफेक्ट में क्या बोला था कि सर रसिया कम्युनिस्ट है तो उसने चाइना को कम्युनिस्ट बना दिया, तो चाइना को कम्युनिस्ट बना दिया, अब चाइना फिर किसी और को कम्युनिस्ट बनाएगा। बुझा रहा है? तो एक आदमी जब एक किसी आइडिया या इन्फ्लुएंस से प्रभावित हो जाए और फिर दूसरे किसी को उसी को इन्फ्लुएंस कर दे, तो उसको क्या बोल रहे हैं? डोमिनो इफेक्ट। तो सर डर तो इस बात का था ही, चाइना सब देख रहा था। अच्छा, कब की बात है? 1991। अरे बुझा रहा है? क्लोज आ गए हैं हम लोग, इतने में किसी का डेट ऑफ बर्थ तो होवे करेगा, मतलब है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो मतलब अगर मतलब फील कराना चाह रहा हूँ कि नजदीक आ गए आप, सुन पा रहे? अब सर आप नजदीक आ गए, और जब नजदीक आप आ गए तो दो चीज हो रहा है इधर। अब चाइना ने सर अपना पासा फेंका, और चाइना बोला जाइए ना, जरूरी है, कहे कि सर नेपाली कांग्रेस भी करप्ट, राजा भी करप्ट, पंचायत सिस्टम में सर जितना सर आया एजेंट और दलाल, उस सब और करप्ट। अब यहाँ तक सारा करप्शन का सर दौर फैल गया। अब लोग को लगा अब एक ही पार्टी से उम्मीद है, कौन? कम्युनिस्ट। और चाइना ने क्या माहौल बनाया सर, गजब का माहौल, इतना सीधा शरीफ वाला बना दिया अपना पार्टी का छवि। और सर कम्युनिस्ट मैंने क्या बोला था, हमेशा गरीब की बात करेगा, गरीबी से शुरू करेगा सर, हर बात गरीब मजदूर किसान लेके आएगा। सुन पा रहे हैं? अरे है ना, हमारे कन्हैया कुमार भी गरीब गरीब शुरू करते करते कांग्रेस में मिल गया। अब क्या बोलेगा सर, पहले गरीब मजदूर किसान भाई जनता, अब सर क्या मतलब समझ ही नहीं आ रहा, अब गरीब गरीब कहाँ गया, पार्टी चेंज, आइडिया चेंज। बुझा रहा है? तो ऐसा सर दो बात अभी ध्यान में रख लेना, क्योंकि यहाँ से पूरा नेपाल का फ्यूचर पलटने वाला है। 1991 के बाद दो चीज़ें होंगी, फर्स्ट कम्युनिस्ट का इंटरेक्शन,
इधर इधर अभी तक नेपाली कांग्रेस तो कांग्रेस के प्रभाव में था ना, अरे है ना। अब एक ऐसी दूसरी पार्टी आ रही है कम्युनिस्ट, अब इससे भी तो लोग क्या होंगे, प्रभावित होंगे ना। अब दो, जब एक आ गया कांग्रेस एक आ गया कम्युनिस्ट, तो सर दो कंट्री का इन्फ्लुएंस आने लगा। अरे है ना चाहते हुए भी कम्युनिस्ट क्या है, इट्स एन आइडिया, एक आइडिया है। अब आइडिया आया मतलब चाइना का इंटरफेरेंस आ गया। अब सर दो बातें होंगी यहां से, एक तरफ नेपाली कांग्रेस जो इंडिया से प्रभावित है, और एक तरफ वो कुछ लोग जो प्रभावित हैं चाइना से। सुन पा रहे हैं? और मैंने बोला था जब आपस में लड़ना तो किसी तीसरे का एंट्री होगा। सुन पा रहे हैं? तो आपस में लड़िए मत, हर जगह अप्लाई है, हर रिलेशनशिप में, घर में, पति पत्नी में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, हर जगह अप्लाइड है ये। जहां आपस में लड़े कोई तीसरा फिर बीच में, सर वहां पे धावा बोलेगा। जब बिल्ली बिल्ली का लड़ाई हुआ तो कौन बीच में, बंदर मामा है, आ रहे समझ में। और सर वो क्या न्याय करने आए थे तो बराबर बराबर रोटी तोलते तोलते रोटी गायब हो गया। तो कोशिश करिए हमेशा कि आपस में लड़े नहीं, भाई भाई कभी मत लड़ना। सर बता दूं, मैं बार बार बोला, इतिहास गवाह है, जब जब भाई भाई में लड़ाई हुआ है, बवाल हुआ है, और पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सर अगर अलग होना है, मन मुटाव है, तो चुपचाप अलग हो जाइए, बोल सके नहीं रहना है साथ में, मार पीट करके लाठी उठी करके मत रखिए। समझ पा रहे हैं? खैर अब दो बात हो गई। सर कम्युनिस्ट आया और लोगों ने पता है क्या बोला, अच्छा जिता भी दिया, कम्युनिस्ट जिंदाबाद। सर जीत गया कम्युनिस्ट। अब दो बातें हुई, कम्युनिस्ट जैसे ही जीता, कम्युनिस्ट सर चाइना को समझो खुशी का ठिकाना नहीं है सर, मतलब एक पैर पे नाच रहा है। अब जरा ध्यान नीचे दीजिए, अरे सुन रहे कि सो गए, आना नीचे। अब सर उसके बाद सर 1994 में चाइना के सपोर्ट से कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई। कब? 1994 में, पक्का किसी न किसी का डेट ऑफ बर्थ हो। अब नीचे 1994 में चाइना के सपोर्ट से कम्युनिस्ट क्या है, जीत गई। नीचे आइए, बट दे वेयर इन एक्सपीरियंस, सो 9 महीने तक ही इनकी सरकार चली। चाइनीज माल ज्यादा दिन टिकता नहीं है चाइनीज माल मतलब ज्यादा दिन थोड़ी ना चलता है, 9 महीने तक इनका सरकार चला। अब सर इनके साथ कोई और, आप सोचो कौन मिलेगा, राजा ही मिलेंगे कौन मिलेगा, राजा। राजा सोचा क्या भाई नेपाली कांग्रेस तो हमको ऐसे भी साथ रहने देगा नहीं, बचा कौन, कम्युनिस्ट। तो सर अब दो चीज होने वाला है, इधर देखो, कम्युनिस्ट प्लस राजा जी समझे। और राजा जी कौन, रानाज। तो कम्युनिस्ट प्लस राजा जी मिल गए। अब सर ये दोनों मिल के लड़ने वाले हैं किसके अगेंस्ट, बुझा रहा है। अब सर इधर आओ, ध्यान से देखते जाओ। तो सर अब क्या हुआ, 9 महीने तक इनकी सरकार चली, उसके बाद टूट गई। देन अगेन नेपाली कांग्रेस बैक। सो अब कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि मोनार्की और कम्युनिस्ट साथ आ गई और नेपाली कांग्रेस अकेले बच गया। सुन पा रहे हैं? एंड फिर भी मोनार्की एंड कम्युनिस्ट को फेवर करता था चाइना, एंड उनको चाइना ले जाकर ट्रेनिंग देता था, लाइक गोरिल्ला वारफेयर सेक्टर। चाइना ने पूरा व्यवस्था कर दिया सर, बोला हम हैं, क्या चिंता करते हो, बस एक बार कर्जा देंगे दोबारा फिर तुमको तो सर उसने क्या किया, फेवर कर दिया। अब सर नेपाली कांग्रेस के पास कोई फेवर नहीं है, नेपाली कांग्रेस सर अकेला घूम रहा है। काय घूम रहा है, ये भी तो करप्शन किया ना, तो कुछ पैसा तो सर मैनेज करना पड़ेगा ना। अब नेपाली कांग्रेस घूम घूम के बोल रही है सर देखो पैसा जितना हमारे पास हम लोग करप्शन किए तो खत्म हो गया है, माफ करिए, एक बार और इलेक्शन में आ रहे हैं, हम लोग को जिताइए सुन पा रहे हैं? काय कि सर बाहर का इंटरफेरेंस ठीक बात, सुन पा रहे हैं? और चाइना सर उसके बाद देखिए क्या करेगा, चाइना उकसाएगा राजा जी को। अब सर ये जो रानाज हैं, ये रानाज सर एकदम फूले नहीं समा रहे, क्यों? क्योंकि वापस पावर में आने का मौका मिल रहा है, लेकिन अभी नेपाली कांग्रेस सपना तोड़ेगा, नहीं चाहिए। अब सर सब अब एक सिविल वार जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। सो 1994 से 2005 तक सिविल वार चलती रही, बट डेमोक्रेसी थी, क्योंकि नेपाली कांग्रेस वेयर इलेक्टेड। दो बातों का ध्यान रखिएगा पहले से, कम्युनिस्ट तो वहां पे जीती थी। अब कम्युनिस्ट जीती थी, कम्युनिस्ट का सरकार बिल्कुल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम्युनिस्ट जिस तरीके से आया था उसमें कहा यह जाता है कि जो इलेक्शन का प्रोसेस था उसमें राजा जी के द्वारा गड़बड़ किया गया था। अच्छा, राजा जी डोमिनेंट अभी था भी, इसलिए डोमिनेंट था क्योंकि सर नेपाली कांग्रेस से तो बहुत ज्यादा साल राज किया है ना, और सर जो बहुत ज्यादा साल राज किया उसका पकड़ तो कितना भी होगा तो इनसे ज्यादा होगा ही, भले ठीक है लोग बदल गए पर पकड़ तो ज्यादा होगा। दो बात का ध्यान रखिएगा। अब सर लोग परेशान हो गए कि भाई अब किसको चुने, जिसको चुने तो वो भी आके मिल गया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। सुन रहे हो सब? पक्का? अब पेज नंबर एक बार आना 207 पे, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, आज छुट्टी कर देंगे जल्दी, ठीक है? जल्दी कर देंगे। आओ 207 पे आ गए कि 208 पे जाएंगे? 207 पे आइए।
1994 से 2005 तक सिविल वार चला। क्या चला? अच्छा, इसके बीच में सबका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा भाई, कसम से बता रहा हूँ, मजाक मत करना, ठीक है? 2010 का कोई नहीं है ना? नहीं, ठीक। तो 1994 से 2005 तक है। अब सर यहाँ तक 1994 से 2005 तक सिविल वार चल रहा है भयंकर। कहाँ पे? नेपाल में। बहुत लोगों को, आप लोगों को याद भी होगा कि नेपाल में जब आंदोलन हुआ था 2005 का, भयंकर लेवल पे आंदोलन हुआ था, काफी भयंकर। उसका फोटो एनसीईआरटी में, अगर कोई सीबीएसई में पढ़े होंगे, उसका फोटो एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, ठीक है? खैर कौन पढ़ता है उतना, लेकिन फिर भी आप लोग को अगर ध्यान में हो तो उसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में दिखाएंगे। आइए जरा 207 में आ गए। अब आना जरा, 1994 से 2005 तक सिविल वार चल रहा था एंड 2005 में मोनार्की ने चाइना के सपोर्ट से नेपाली कांग्रेस को सस्पेंड कर दिया, ठीक है? तो चाइना के सपोर्ट से नेपाली कांग्रेस को क्या गया? सस्पेंड। एंड सिविल वार क्योंकि चाइना ही करवा रहा था कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू, सो लोगों ने सोचा कि नेपाली कांग्रेस को फेवर, कम से कम वो सिविल वार तो नहीं करा रही मोनार्की की तरफ। सर सिविल वार कैसे होता है? आपस में जब कम्युनिटी में हो रहा है, हो ही रहा है, राजा का कम्युनिस्ट से मिलना ही तो सिविल वार का सबसे बड़ा कारण बन गया। अरे देखो, आप भले ही ना, मैं बता दूं सर, इस दुनिया में कितना भी आपके दुश्मन हो, अगर आपके घर के लोग आपके साथ है ना सर, तो इस दुनिया में कोई भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बुझा रहा है? अगर सर राजा जी और नेपाली कांग्रेस साथ रह जाते ना, तो कम्युनिस्ट वहां सर कुछ कर ही नहीं पाता। आप समझ पा रहे हैं? अगर भाई भाई दोनों साथ है तो कोई तीसरा आदमी आपके घर पे धावा बोल ही नहीं सकता है। तीसरा आदमी तभी धावा बोलेगा जब भाई भाई में खटपट चल रहा है। सुन पा रहे हैं? मौका मत दिया करिए। सर हमने मौका नहीं दिया, नेपाल ने मौका दिया और भरपूर फायदा कौन उठाएगा? चाइना। अच्छा, राजा जी को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इनका तो करियर बर्बाद हो ही जाएगा, बाकी नेपाल भी बर्बाद हो जाएगा। नीचे आइए सर। अब सबसे फर्स्ट 2005 में फिर से जन आंदोलन 2 हुआ। कौन सा? जन। और सर ये बहुत भयंकर जन आंदोलन 2 है। आप खाली गूगल पे सर्च करिएगा नेपाली जन आंदोलन 2 2005, सर भयंकर आ जाएगा। मतलब पूरा नेपाल ही जाम था। अब यहाँ पे कुछ चीजें मिलने वाली। नीचे आइए। मोनार्की जब पहले अकेले थी तो कुछ नहीं किया, बट जैसे ही चाइना को सपोर्ट मिला, चाइना का सपोर्ट मिला, उसने नेपाली कांग्रेस को सस्पेंड कर दिया। एंड सो किंग भी एकदम रिजिड था अगेंस्ट नेपाली कांग्रेस। किंग भी बोला ना ना ना, कम्युनिस्ट के साथ रह लेंगे लेकिन इनके साथ नहीं होता है भाई में लड़ाई। अकेले रह ले, नून रोटी खा ले, इनकरा से ना मांगम, मत मांग। नीचे आइए, पता चल जाएगा कुछ साल बाद अपने आगे कटोरे कहते हैं चीनी दो। हाँ मतलब होगा ही। 2005 तक इंटरनेशनली सभी कंट्रीज का नजर चाइना पे था कि नेपाल में चाइना क्या गेम खेल रहा है। अच्छा, इधर सारा कंट्री देख रहा था कि चाइना अपना काम छोड़ के नेपाल में क्या कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? सब कंट्री देख रहा था कि चाइना का ये जो रुतबा है, इस समाज में लोगों को पहले आ गया था। अच्छा, बड़े पावरफुल कंट्री अमेरिका ये भी जानता था कि सर चाइना तो डोमिनो इफेक्ट है ही, ये हमको हमारे लिए भी खतरनाक है। और 2007-8 के बाद ग्लोबल क्राइसिस के बाद फिर क्या होगा? चाइना राइज करेगा अभी। अरे बताया था ना। तो सर चाइना का असर अब दिखने लगा है और सारे कंट्री देख लेंगे कैसा इसका मतलब क्या नियत है इसका, कि किसी देश में जाकर कैसे बर्बाद कर रहा है ये सब देख पा रहे थे, लेकिन सर कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब इंडिया कुछ करने वाला है और यहाँ से टर्निंग पॉइंट। नीचे आइए। लोगों ने किंग को बोला कि डेमोक्रेसी को वापस लाइए। राजा को बोला कि सुनिए अब सब बहुत हुआ, बंद करिए सब बात, अब डेमोक्रेसी लाइए। कैसे लाइए? फिर से इलेक्शन करवाइए, जीता जाएगा, डेमोक्रेसी लाइए। और एक कम्युनिस्ट का साथ छोड़िए राजा जी, समझे? नहीं तो उसके बाद समझ जाइएगा। नीचे आइए। अब सर पावर, बट नेपाली कांग्रेस गेट इनसिक्योर्ड। अब सर नेपाली कांग्रेस क्या हुआ? उसको इनसिक्योरिटी हो गई, क्योंकि सर दो बात होगी। पहले देखो, किंग को बोला कि डेमोक्रेसी को वापस लाइए एंड हेल्प क्रिएट, देन चाइना सेड कि नेपाली कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट हैव टू शेयर पावर। मतलब नेपाली चाइना देखो क्या बोल रहा है कि नेपाली कांग्रेस को पावर शेयर करना पड़ेगा। मतलब अगर पावर में आता भी है तो पावर शेयरिंग करना पड़ेगा। किसके साथ? कम्युनिस्ट के साथ। अरे नेपाली कांग्रेस बोल रहा है ये क्या चल रहा है? जीते हम, मेहनत हम किए, शेयर तुम्हारे साथ कर देंगे, समझो पापड़ हम दे, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट, कुछ एग्रीमेंट, कुछ शर्त रखा गया। पहला शर्त देखिए ध्यान से। फर्स्ट, पीस एकॉर्ड साइन हुआ। कौन सा एकॉर्ड? ओ पीस मतलब शांति वाला है ना। ये मुर्गा का पीस नहीं है। तो पीस कौन सा? शांति वाला। पहला पॉइंट। 2007 तक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना जाएगा। इंटरिम
मतलब 2007 तक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग बस इतना समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल रूप देने से पहले एक ऐसा दे दिया जाएगा कि हाँ इसके बाद इसी तर्ज पे कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। मतलब अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रारूप प्रकट कर देना कि ठीक है हमने संविधान बनाने का जो बात था पेशकश कर दिया है, सारे प्रोटोकॉल्स रेडी हैं, अब इसके बाद संविधान जो फाइनल बनेगा इसी बिहाफ पे रख के बनेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोला गया 2010 तक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। 2010 तक क्या बनाए, सुन पा रहे हो? और सर 2010 तक अभी आ गए ना सब, अभी 2010 तक तो बहुत किसी का बच्चे लोग का भी डेट ऑफ बर्थ होगा इसमें, मतलब इसमें नहीं, मतलब और किसी का ना होगा। 207 में आइए सर, राइट साइड में जो लिखा हुआ उसको देख लेना। 1990 में जन आंदोलन 1 हुआ और 2005 में जन आंदोलन 2 हुआ। अब सर अगेंस्ट कम्युनिस्ट एंड मोनार्की ड्यू टू सिविल वार विथ क्या, चाइना सपोर्ट। अब सर लोगों ने बोला कि देखो ठीक है बात हो गया, पीस अकॉर्ड साइन भी हो गई, तीनों पार्टी के बीच एक करार आ गया कि सर दिल को करार आया। देखिए कम्युनिस्ट और राजा जी बोले कि ठीक है हम मान लें, मतलब सर एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। नेपाली कांग्रेस भी मान गए कि ठीक है फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जरूर है, क्योंकि किसी देश में संविधान अगर नहीं रहेगा तो सर वो देश का क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। सुन पा रहे सभी लोग? पेज नंबर 208। 2005 जन आंदोलन 2, 2006 में पीस अकॉर्ड साइन हुआ बिटवीन मोनार्की प्लस कम्युनिस्ट अगेंस्ट नेपाली कांग्रेस, मिलके अपना सपोर्ट कर लेनी चाहिए। 2007 तक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, 2010 तक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल थे। कितना आर्टिकल? पहला आर्टिकल था 63 क्लॉज 3। तो 63 और क्लॉज 3 में बोला गया कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल टेरेन। बोला गया कि किसी भी एरिया में जितने पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सीट दिया जाएगा। मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग के हिसाब से 5 सीट दिया जाएगा, अगर 1000 लोग हैं तो 1000 के हिसाब से उतना सीट दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी एरिया में। सुन पा रहे हैं? अरे बुझा रहा है सर, इसी पे सारा गेम होना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल के तहत कहा गया इट सेड दैट वी हैव टू गिव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू एवरी ग्रुप इन द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इंक्लूसिव सोसाइटी, सबका साथ सबका विकास। मतलब यह बोला गया कि चाहे वो किसी भी जाति के धर्म के हो, किसी भी कम्युनिटीज को हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको एक साथ लेकर चलना है बिना किसी का डिस्क्रिमिनेट किए हुए। ठीक है? कौन सा आर्टिकल बोला गया? 21। अच्छा ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ये समझ रहे हैं ना, ये सब नेपाल में डिस्कशन चल रहा है, नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट, बट ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन गॉट डिलेड। इधर जो बनाना था ना उसमें लेट हो गया। क्या लेट हुआ? देखो अब यहाँ इधर कम्युनिस्ट किससे प्रभावित है? अरे कम्युनिस्ट कौन सा? चाइना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडिया, नेपाली कांग्रेस इसी से प्रभावित है ना? इधर इस बात पे अटकलें लगने लगी कि सर जो संविधान बनेगा उसमें कौन सा सिस्टम रहेगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहेगा? अरे बुझा रहा है? इधर चाइना में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है, मान लो, सुन के देखो, वहां प्रेसिडेंट बहुत है, सब है। इंडिया में कौन है? प्राइम मिनिस्टर। नेपाली कांग्रेस कह रहा है पार्लियामेंट्री होगा नहीं तो समझ जाइएगा रेत देंगे। अच्छा इधर क्या बोल रहा है? प्रेसिडेंशियल नहीं हुआ तो हम रेतेंगे। बुझा रहा है? सर दोनों में एक सहमति बना ही नहीं, अब संविधान हो गया डिले। सुन पा रहे हैं? अब यहाँ पे इंटरफेरेंस आता है इंडिया का और यहाँ इंटरफेरेंस डायरेक्ट आ गया चाइना का। अब चाइना इस बात में पूरा दबाव डाल दिया कि सर कम्युनिस्ट ही बनाना है नेपाल को। सुन पा रहे हैं? काहे कि बहुत दिन से हम यहाँ पे हैं। और सर इंडिया सोच रहा है, इंडिया को इस सब इंटरेस्ट थोड़ी ना यार, इंडिया तो पहले से एक ही बात सोचा है, भाई तुमको जो फॉलो करना है करो। हम तो एक ही बात है, नॉन अलाइन मूवमेंट पहले ही से आ रहे जवाहरलाल नेहरू करते हुए, तो हम क्या हस्तक्षेप करने जाए। लेकिन सर इधर इंडिया सोचा, सुन भाई नेपाल, इसको नेपाली कांग्रेस को भी बोले कि सुनो तुम लोग जो मैंने करो, हमको से मतलब नहीं है, बस सहमति लाओ हरामखोर, क्योंकि लड़ाई चल रहा है तुम लोग तीनों में। अब सर इंडिया ने अमेरिका को फोन किया, हेलो। अब उस समय तक देखो इंडिया का अमेरिका के साथ झुकाव शुरू हो चुका था। 2005, 2004-5 क्या अमेरिका ने हमने इन्वाइट किया, 2003-4 में अफगानिस्तान में, अरे 2001 से 2003 के बीच में, याद है कि भूल गए? तो सर हमारा डोमिनेंस भी बड़ा था, अमेरिका भी हमारे तरफ थोड़ा सा बिजनेस के लिए झुका हुआ था। हमने अमेरिका को फोन किया, सर प्रेशर डलवाइए नेपाल में, नहीं तो नेपाल भी कम्युनिस्ट बन जाएगा। अच्छा कोल्ड वार में क्या चल रहा था? यही तो चल रहा था, कम्युनिस्ट की कैपिटलिस्ट। अरे कोल्ड वार नहीं बताया था? रसिया क्या कर रहा था? कम्युनिस्ट, अमेरिका क्या? कैपिटलिस्ट। इंटरेस्ट किसको हो? अच्छा अमेरिका का फोन, मतलब हम फोन किए ना, आधे रिंग में उठा लिया वो।
क्या कि अमेरिका भी तो देख ही ना रहा था कि सर चाइना एक कम्युनिस्ट बन के इतना परेशान कर रहा है, अगर नेपाल भी नेक्स्ट कम्युनिस्ट हुआ तो भी दिमाग खराब करेगा। तो हम फोन अभी कि अभी करते अभी समझ लगे कि हमको भी पता नहीं उठा लिया। अमेरिका बोला हम इंतजार में थे कि कब तुम फोन करोगे, सुन पा रहे हो। अब सर अमेरिका सीधा इन्फ्लुएंस बढ़ाया यहाँ पे, और कहा जाता है, इसमें लिखा भी हूं मैं, अमेरिका का इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस हुआ और नेपाली और राजा उजा को सबको समेटा गया और सीधा बोला गया राजा जी मान जाइए, नहीं तो बैंड बजा ना पूरा बजेगा। और बाद में फाइनली पार्लियामेंट्री सिस्टम ही आया, लेकिन उसमें भी कुछ चेंज होने वाला है। और वो क्या चेंज है देखिए, आइए जरा मजा लीजिए जीवन का। बोथ पार्टीज अनेबल टू डिसाइड कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा या प्रेसिडेंशियल, क्योंकि नेपाली कांग्रेस चाहता था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म रहे, जबकि कम्युनिस्ट चाइना से प्रभावित था तो चाहता था कि चाइना की तरफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म रहे। बुझा रहा है? नीचे आइए। सो कोई कंक्लूजन नहीं निकला, ना ही इस पर कोई फाइनल सहमति बनी। अब दूसरा पॉइंट, साउथ ऑफ नेपाल रीजन, इधर मतलब नेपाल का जो दक्षिण वाला हिस्सा है उसको तराई रीजन, तराई मतलब होता है प्लेन एरिया, ये आपको इंडियन ज्योग्राफी में समझाऊंगा, परेशान मत होना, लेकिन अभी तराई मतलब प्लेन एरिया समझना, ठीक है। अब नेपाल का नीचे वाला हिस्सा है तो प्लेन होगा कि पहाड़ ज्यादा होगा? भाई प्लेन ही होगा ना। मतलब नॉर्मल समझने के लिए आप क्या समझोगे कि जितना ऊपर आप जाओगे पहाड़ उतना ज्यादा मिलेगा कि जितना नीचे जाओगे उतना मिलेगा, कॉमन सेंस से। तो जो नेपाल का ऊपर वाला हिस्सा था नॉर्थ वाला, अभी के लिए समझो पहाड़ी एरिया। जब मैं पहाड़ी बोलूं तो नेपाल का नॉर्थ समझना, और जब मैं तराई बोलूं तो नेपाल का साउथ समझना। बस इतना भी दिमाग लगाना है। जरा नीचे आइए। अब सर साउथ ऑफ नेपाल रीजन को तराई कहते हैं और वहां पे मधेसी, कौन सा? मधेसी। अच्छा इधर दो आर्टिकल में क्या बोला था? हर जाति धर्म या कोई भी हो सबको बराबर रिप्रेजेंट किया जाएगा, सीट भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगा, किसी का भेदभाव नहीं होगा। सर मधेसी रहते हैं साउथ वाले रीजन में। अच्छा इधर मतलब अगर नेपाल के साउथ वाले हिस्से में मधेसी को कह रहे हैं, उसमें कुछ इंडियन भी तो होंगे, इंडिया का चांस ज्यादा है जाने का, लेकिन सर मधेसी लोग को यहाँ छांटा गया। देखो कैसे, यहीं पे विवाद हुआ। नीचे आइए। मधेसी को बोला गया, मधेसी भी साउथ नेपाल में रहते हैं, जो कि प्लेन एरिया ऊपर नॉर्थ में पहाड़ी रहते हैं, और मधेसी जो है नीचे 50% पॉपुलेशन, देन उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए पहाड़ीज की तरह। एंड इसको नेपाली कांग्रेस ने कहा, बट कम्युनिस्ट इसके लिए भी रेडी नहीं था, सो डिलेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इधर नेपाली कांग्रेस को कितना अच्छा है, क्या है अच्छा है, क्या प्रभावित हमसे हुआ है। नेपाली कांग्रेस का कहना था कि मान लो सर इधर देखो, ये नेपाल का हिस्सा, ऊपर में रह रहे हैं पहाड़ी लोग, कौन लोग? नीचे हैं सर मधेसी लोग। कौन से लोग? मधेसी। तो बोला कि सर मधेसी का पॉपुलेशन ज्यादा है भाई, मधेसी का भी ऑलमोस्ट और लगभग 50% है, इनका भी अप्रोक्स कितना है? 50%। तो जब दोनों पॉपुलेशन बराबर है तो आर्टिकल में क्या कहा गया था कि पॉपुलेशन के हिसाब से बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अरे है ना। लेकिन सर चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी और राजा जी का ये कहना था कि नहीं, अरे राजा जी अब बन के रह गए थे पपेट। भाई दो ही डोमिनेट कर रहा था, एक कम्युनिस्ट और दूसरा कौन? नेपाली कांग्रेस। कहा जाता है कि जब आप इधर पपेट बन के रहिएगा ना सर, जब आपका कोई अस्तित्व कोई सिद्धांत नहीं रहेगा तो आप चापलूस से बन के रहिए जाइएगा, जिस इंसान का कोई सिद्धांत ना हो। अब देखो इधर पहाड़ी और मधेसी, ये दो आने वाला है प्रॉब्लम। मधेसी को बोला गया, लेकिन सर नेपाली कांग्रेस तो बात मान गया। नेपाली कांग्रेस ने बोला कि इनको भी बराबर का हक मिलना चाहिए, इनको भी बराबर का मिल रहा है तो इनको भी मिलना चाहिए, लेकिन नेपाली कांग्रेस के अलावा कोई और उस पर सहमति नहीं बना है। अब बवाल यहाँ से शुरू। अब सर कोई जब इस पे सहमति बना ही नहीं, ना इस पे बना, ना पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बना, ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बना, तो क्या घंटा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा? अब सर ये काफी लेट हो गया, लेकिन लेट होने के बाद अब एक और नया फैक्टर, पेज नंबर 209, जल्दी आ जाओ। वहां मैंने बनाया हुआ एक डायग्राम है ना, तो बोल लो। नॉर्थ नेपाली और नीचे साउथ नेपाली, मतलब नॉर्थ में पहाड़ी वाले को बोल रहे हैं और ऊपर नीचे साउथ नीचे। सो कंसेंसस मतलब क्या? सहमति नहीं बन पाई, एंड यहाँ कहीं ना कहीं फाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना हो गया था। अरे बुझा रहा है? क्योंकि नेपाली कांग्रेस किससे प्रभावित थी? इंडिया से, और कम्युनिस्ट किससे प्रभावित थी? चाइना से। तो कहीं ना कहीं सर अब पार्टीज की लड़ाई नहीं थी, अब सर देश की लड़ाई चल रही थी, और इसमें कौन कौन आ गए थे? इंडिया और चाइना। बुझा रहा है? पेज नंबर आइए 2010 पे आ गया, 210 पे। बहुत बढ़िया। 2015 में कब? 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन कब तक बनना था? 10 तक, लेकिन अब बात किसे करें? 2015 में कुछ होने वाला है। 2015 में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया। कौन सा फॉर्म आया?
और भैया पॉलिटी में पढ़ा दिया हूं मैं, पार्लियामेंट्री वगैरह समझ रहा है दिमाग में। तो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल क्या होता है सब कुछ पता है आपको वहां पे। तो हेड ऑफ स्टेट इक्वल टू हेड ऑफ गवर्नमेंट। क्या होगा पार्लियामेंट्री का, क्या बताया था पार्लियामेंट्री सिस्टम? 3 सिस्टम बताया था, प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल, उसके बाद आपका पार्लियामेंट्री। कहाँ ये देखो सर, अरे भाई 3 फॉर्म बताया था ना, वो डायग्राम बनाया था कि जहाँ का हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो उसको प्रेसिडेंशियल बोलते हैं, बुझा रहा है? उसको रिपब्लिक भी बोलते हैं। थोड़ा कर लिया करो, ठीक है मोहन प्यारे। आइए अब सर 2015 में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया। पार्लियामेंट्री का मीनिंग क्या है कि प्रधानमंत्री भी होगा। अरे प्रधानमंत्री होगा ना, क्योंकि सर क्या बोला था आपको, 2 चीज बोला था, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति भी होगा। अब जरा नीचे आइए, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया जो इंडिया चाहता था, एंड इंडिया ने यूएसए से प्रेशर डलवाया नेपाल पर, सो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आ गया। अब इधर आ नीचे, 2015 में जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आया, 2015 में फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आया, देन सर आपको जान के हैरानी होगी कि नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज़्यादा हाई लेवल का सोच रखता है, और बताऊंगा क्यों। ट्रांसजेंडर को पहली बार किसी संविधान में राइट दिया गया शुरुआत से। भाई संविधान में तो लेटे से बना, उस समय तक तो ट्रांसजेंडर हो ही चुका था बात, लेकिन फिर भी ये हिम्मत दिखाकर और कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसजेंडर के बारे में जिक्र करना अपने आप में एक बहुत बड़ा बात दर्शाता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं उसके पीछे और भी रीजन है, बताएंगे, बट दिमाग में रखिएगा 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन आया है, और क्या क्या आया है जरा देखिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म आ गया, आना था प्रेसिडेंट से, ला किया गया पार्लियामेंट्री। अच्छा, डिप्लोमेटिकली चाइना हार गया। अरे हार ही गया ना सर, क्योंकि चाइना तो चाहता ही था कि कम्युनिस्ट हो, उसका इंटरेस्ट इसी बात में था। और देखो चाइना इसलिए नेपाल में रह रहा है क्योंकि सर चाइना ये जानता है कि नेपाल को इस्तेमाल करके इंडिया फिर चाइना पे अटैक कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, हमको परेशान कर सकता है, टॉर्चर कर सकता है। चाइना बस इतना चाहता है कि नेपाल का जमीन इस्तेमाल इंडिया के द्वारा ना हो, बस इसलिए वो जानबूझ के नेपाल को चढ़ाते बढ़ाते रहता है कि नेपाल अगर कंप्लीट फेवर में चल गया इंडिया के तो सर फिर चाइना को परेशानी हो जाएगी। इसलिए चाइना नौटंकी करते रहता है, और उसकी किसी नौटंकी में इंटरेस्ट है, वो सिर्फ बस इतना करके घुमाते रहता है कि बस बोलते नहीं है कि सर अगर हमारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होने देंगे, बुझा रहा है, यही वाला काम होता है। तो सर ये हमारा नहीं हुआ किसी का नहीं, ये सब कुछ होता जाता नहीं है, जिसको होना होता है उसका हो ही जाता है, ठीक है। नीचे आइए। अब सर आर्टिकल 21 ऑफ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके बनाया गया आर्टिकल 42। मतलब जो आर्टिकल 21 में लिखा गया था, नया संविधान आते हैं तो किस में लिख दिया गया, आर्टिकल 42। अब जरा नीचे आइए। इन विच इट इज सेड दैट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा। पहली बात कहा गया इसमें कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। पहली बात मतलब कि जितना पॉपुलेशन उसके हिसाब से सीट नहीं दिया जाएगा। तो राजी तो यहाँ पे हो गया फिर सब, लेकिन जरा नीचे आओ। आर्टिकल 63 क्लॉज 3 को चेंज करके आर्टिकल 84 में कन्वर्ट किया गया, जिसमें कहा गया इट इज सेड दैट पॉपुलेशन विल नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर रिप्रेजेंटेशन। जिसमें ये कहा गया कि सर पॉपुलेशन के हिसाब से सीट नहीं दिया जाएगा, कुछ अलग एरिया के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर देखें, थर्ड पॉइंट में देख लो तो समझ में आ जाएगा क्या है, क्यों बर्बाद हुआ और इंडिया ने क्यों विरोध कर दिया। आर्टिकल 282 एक इसमें ऐड किया गया, कितना 282 एडेड, इन विच सेड दैट द नेपालीज हु हैड ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय डिसेंट। मतलब वैसे नेपाली जो सर डिसेंट, जो मतलब वंश, जो जन्मे हैं यहाँ के और उनको नागरिकता मिला है, कैन ओनली अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ पीएम, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मतलब वो ऐसे ही लोग जो नेपाल में ही जन्म लिए हैं और नेपाल के ही वंश के हैं, वही लोग सिर्फ प्रेसिडेंट, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बाकी और कोई। इधर मधेसी लोग सर बाहर से, मधेसी लोग ओरिजिनल नेपाली हैं ही नहीं। अल्टीमेटली आपने क्या किया, मधेसी को कंप्लीट बाइकआउट कर दिया। जो काम बांग्लादेश से पहले आपको कौन पता था, श्रीलंका ने तमिल को बाइकआउट किया। अरे क्या बोला, सिन्हलीज बोलने आएगा तो ठीक है, नहीं तो बाहर में जाइए। यहाँ भी क्या किया गया मधेसी को, कि जो नेपाली वंशवाद के हिसाब से जो नागरिकता लिया, सिर्फ उसी को यह हक है कि वो पोस्ट ऑफ पीएम एंड सब रखेगा। अल्टीमेटली आपने अपने देश के लोगों को ही क्या कर दिया, बेकार। जिस तरीके से आपको वहां भी पढ़ाया था, बोला था उस समय भी कि नेपाल पढ़ाऊंगा सेम चीज होगा। जैसे आपका एक पंजाबी मुस्लिम था और एक कौन था, बंगाली मुस्लिम। तो पंजाबी मुस्लिम बंगाली मुस्लिम को पसंद नहीं करता था सर, उसका आपको पता ही है हश्र क्या हुआ, बांग्लादेश बना सर। दूसरा इधर नॉर्थ नेपालीज और साउथ नेपालीज, पहाड़ीज और मधेसी, मधेसी को कंप्लीट साइड कर दिया गया। अब आपको लगता नहीं है कि सर ये फॉल्ट लाइन बनेगा,
और यही फॉल्ट लाइन क्रिएट करेगा जिसका फायदा बहुत लोग उठाने वाले हैं, और उसमें सर पाकिस्तान का है, सर बाज जाएगा, पाकिस्तान भी आएगा। नीचे आइए, 282 में बोला गया, ठीक है, सो मधेसी वे आर नॉट ऑफ डिसेंट, दे वे आर नेचुरलाइज्ड। और आप लोग नेचुरलाइज पढ़े ना, नेचुरलाइजेशन पॉलिटी में जो वीडियो बोला था देखने के लिए, 11 साल में जो नेचुरलाइजेशन से नागरिकता मिल जाता है। तो मधेसी वे आर नेचुरलाइज्ड एंड मधेसी लोग इंडियन ही थे जिनको अंग्रेज लेकर गए थे, एंड कुछ लोग खाने कमाने भी गए थे, सो मधेसी को डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया। कहने का मीनिंग क्या, पहाड़ी को सारा हक दे दिया गया, मधेसी को क्या कर दिया बेकार, क्योंकि पता था कि मधेसी लोग यहाँ के है नहीं, मधेसी लोग बाहर से लाए हैं और सर अंग्रेज इनको लेके गए हैं, हमने बस क्या किया, कुछ ऐसा बनाया जिसको बेकार कर दिया। अब क्वेश्चन यही पूछा था 2016-17 के प्रीलिम्स में, मेंस में, कि बाइकॉट इंडिया ने क्यों किया इसके कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब बाइकॉट भी नहीं किया, एक शब्द बोला नोटेड। अब ये नोटेड शब्द जो है ये बड़ा कमाल आएगा, इंडिया बड़ा दिमाग लगाया। पेज नंबर 211 पे आइए, नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में जब आया एंड मधेसी वे डिस्क्रिमिनेटेड, देन इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को बोला नोटेड। इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला, एक कैपिटल में नोटेड बोल दिया। अच्छा नोटेड में तो अमेरिका बोले नोटेड क्या है, अच्छा नेपाली कांग्रेस बोला इकोन लॉजिक लेके आ गया नोटेड, वेलकम नहीं किया, करा वेलकम, वेलकम क्या है करे, इधर देखो वेलकम बैक करेंगे, देखिए इधर नोटेड इसलिए बोला क्योंकि आपने क्या किया था, मधेसी का पूरा हक मार दिया आपने। अरे है ना, मधेसी में इंडियन भी थे जो गए थे किसी भी कारणवश अंग्रेज जी को लेके गए थे, ठीक है, बाकी और भी अपने अपने हिसाब से गए। तो पहली बात कि आपने एक कम्युनिटी को पहले के पहला क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, मतलब इतना डिस्क्रिमिनेट किया कि उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बच रहा था, बुझा रहा है। और इंडिया कैसा राज्य है, कैसा देश है, कैसा है जो सबको बराबर लेके चलता है। और नेपाली कांग्रेस अगर प्रभावित इंडिया से थी तो इस बारे में क्यों नहीं बोली कुछ। नेपाली कांग्रेस तो शुरू से फेवर कर ही रहा था, लेकिन नेपाली कांग्रेस के पास भी जब ऑप्शन आया और संविधान डिले हो रहा था तो नेपाली कांग्रेस इस बात के लिए राजी हो गए कि ठीक है पहले संविधान बनना जरूरी है। लेकिन सर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि संविधान कुछ भी बना दोगे आप, जल्दीबाजी में जरूरी क्या होता है। पहले अमेरिका क्यों सक्सेसफुल होता है, अमेरिका ये बोलता है, सर क्या बोला, वो कभी भी जल्दीबाजी नहीं करता है। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया था कि अमेरिका डोंट वांट टू बिकम द फर्स्ट कंट्री, ये नहीं चाहता कि हम पहला ऐसा कंट्री बने जो क्रिप्टो करेंसी और किसी को ब्लॉक करे या ये करें। वो बस ये चाहता है कि जब हम करें तो सर सही रूप से करें, पूरा जांच पड़ताल से करें। ये नहीं कि एक बार कर दिए, एक बार बोल दिए 4, फिर कहना ना गलती हो गया था 10, बुझा रहा है जैसे चाइना करता है। बोला कितना लोग मरा था, बोला अरे 4-5 लोग मरा होगा। 3 महीने बाद फिर आंकड़ा आता, कितना मरा, 3000, अरे तो 4 से सीधा पूछे 3000। कोरोना में ऐसा ही हो रहा था, पहले बोला 5-10 लोग मरा है, टेस्ट हुआ है, याद है कि भूल गए सर। धीरे धीरे स्केल बढ़ रहा था, उसके बाद 1500, फिर 3000, फिर अरे भाई लाख, अरे ये क्या जा रहा है। अच्छा चाइना अब कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब जैसे ही वो लाख बोल रहा है इंडिया के लोग कह रहे हैं 10 लाख। चाइना पागल हो गया है सब, इतना मरेगा समझे कि देश का खत्म हो जाएगा सारा का सारा हाल। लेकिन फिर भी चाइना ऐसा देश है सर जो कभी नहीं बताएगा। लेकिन नेपाली कांग्रेस जब प्रभावित हमसे थी तो उसको बोलना तो चाहिए था। अच्छा बोल भी रही थी, लेकिन मान कैसे गया। अब जैसे ही बोला इंडिया ने नोटेड, नेपाली कांग्रेस को धक से लगा। तो इंडिया से पूछा काहे नोटेड किए हैं, तो बोला देखो अब सुनने में मतलब सुनने का ताकत है, बोला हाँ है। तो बोलो ऐसा ना हो कि बोल दें तो लग जाएगी धक से, तो सुनने का ताकत है कि नहीं है। तो बोला नेपाली कांग्रेस चलिए अब क्या करें, अब बता ही दीजिए। तो बोला देखो नोटेड इसलिए बोले हैं, पहली बात कि संविधान तो तुम्हारे देश का है, तो हमारा हक बनता नहीं है कि हम तुम्हारे बारे में कुछ बोले। इंडिया देखो सर, समझ रहे हैं, बड़ा आदमी। दूसरा क्या बोला, दूसरी बात आपने मधेसी को कंप्लीट बाइकआउट किया है क्योंकि वो आप ही के देश है, आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने उसको कुछ नहीं आवाज़ उठाया है, ये गलत है। तो हम आपके संविधान को वेलकम तभी करेंगे जब आप सबके लिए बराबर का सुविधा करिए। हम वेलकम क्या गले लगा लेंगे। नेपाली कांग्रेस बोला बस इतनी सी बात, बोला हाँ बस इतनी सी बात करके दिखाओ। अब आओ जरा गेम यहाँ से शुरू, नीचे आओ। सर नोटेड किया मतलब अभी यहाँ इंडिया ने देखो क्या बोला, डिस्क्रिमिनेट, देन इंडिया ने नोटेड किया मतलब अभी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन नेपाल को अच्छा नहीं लगा, देन इंडिया सेड कि वैसे तो हमारा कोई हक नहीं है आपके संविधान में हस्तक्षेप करने के लिए, बट आपने पूछा है तो हम बता दे रहे हैं कि आर्टिकल 42, आर्टिकल 84 और आर्टिकल 282 जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, माने भेदभावपूर्ण है, सही नहीं है। दैट्स वाई वी हैव नोटेड। एंड अगर आप तीनों आर्टिकल में सुधार या हटा लें देन हम होल हार्टेडली वेलकम करेंगे। कौन बोला, समझ रहे हैं सर। अब जरा नीचे आओ, तीनों आर्टिकल, आर्टिकल नंबर बोल लो, पहला 42, उसके बाद 84 और 282।
42 क्या था जो 21 को कन्वर्ट करके इसमें कर दिया गया, और 63 था, अरे याद है कि भूल गए? ध्यान में रखिएगा ये 3 आर्टिकल का नाम, क्योंकि 3 आर्टिकल का जिक्र अभी नेपाल में बहुत दिन तक होने वाला है, बहुत दिन तक होगा। नीचे आइए। अब सर, ऑल्दो नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी यूनिक एंड ऑल्सो प्रोग्रेसिव, क्योंकि ट्रांसजेंडर को भी राइट दिया गया है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, भले ही कुछ भी हो, लेकिन सर 2015 में अगर आपने ट्रांसजेंडर को राइट दिया तो अपने आप में बताता है कि नेपाल कम से कम अच्छा तो सोच ही सकता है। सुन पा रहे हैं? नीचे आइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन के बीच का डिफरेंस पूछा गया था, ईडी मेंस में पूछा गया था कि भारतीय संविधान और नेपाल के संविधान में क्या फर्क है। इधर इधर बस कोई अगर एक अंतर बता देना तो मैं खुश हो जाऊंगा सर। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप लोग तो सो ही रहे हो, और मुझे पता है आधा से ज़्यादा चल रहा है सर, चल रहा है एकदम बढ़िया वाला। ठीक है, कोई नहीं, सो लो। दिन सुता रात सुता, समय मिले और ही सुता। आइए जरा नीचे। सर मतलब सोच के देखना है एक बात कि इंडिया का संविधान जब बना था तो संविधान बनने से पहले कुछ इलेक्शन तो हुआ नहीं था। अरे बुझा रहा है, मतलब हमको इलेक्शन का एक्सपीरियंस था क्या? नहीं था। लेकिन नेपाल का संविधान बनने से पहले देखो ना कितना बार इलेक्शन हो गया है, बुझा रहा है? तो सर जब बना रहे हैं तो आपको संविधान बनाने से पहले इलेक्शन का एक्सपीरियंस तो है। अरे है ना? अरे भैया हमको एक्सपीरियंस तो संविधान बनाने के बाद में, उसके बाद इलेक्शन हुआ तब ना आया। हम कौन से इलेक्शन से जीत रहे थे, याद है कि भूल गए? तो सर पहला बात कि उनके जो संविधान मेकर थे उनको इलेक्शन का एक्सपीरियंस पहले से था, और दूसरी बात सब राजनीति में एक्टिव हैं, सब के सब पढ़े लिखे तो कौन है नहीं, गंवा रहे सब। इंडिया का राज क्या फर्क है सर? पढ़ा लिखा है प्लस पॉलिटिशियन है। अब भीमराव अम्बेडकर हैं तो पहले तो भीमराव अम्बेडकर को उनके डिग्री और पढ़ने लिखने से जानते हैं, बाद में फिर हम संविधान बनाने से जानते हैं। हम थोड़ी जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, तो अलग बात है कि भीमराव अम्बेडकर भी हार गए थे, लेकिन सर भीमराव बेचारे देखो इतना बड़ा आदमी और वो भी सारी इलेक्शन में हार गया, तो कुछ भी हो सकता है। अब जरा खैर नीचे ये, फिर भी नीचे ये तो वहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है। लीगल लॉयर ने बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल लॉयर। अभी मैं अम्बेडकर मान लो उन्होंने लीगल लॉयर था, मतलब यहाँ पर वो नहीं था झोला छपवा 5-5 रुपये वाला। नीचे ये दूसरा सर जो लीडर्स भी थे तो लीगल लॉयर थे प्लस लीडर्स भी थे। नीचे डोंट हैव ट्रांसजेंडर राइट, इंडिया के संविधान जब बनते समय उसमें ट्रांसजेंडर राइट की कोई जिक्र नहीं किया गया। तीसरा पॉइंट, इलेक्शन का एक्सपीरियंस हमें नहीं था। इधर आइए नेपाल में उल्टा जान लीजिए। पहला पॉलिटिशियन ने बनाया, कौन बनाए? पॉलिटिशियन। और पॉलिटिशियन जब भी बनाएगा तो थोड़ा प्रॉफिट अपने हिसाब से सोचेगा सर, ना चाहते हुए भी सोचेगा, बुझा रहा है? इसलिए तो उसने फेवर किसको किया? पहाड़ी को, क्योंकि पहाड़ी डोमिनेट कर रहे थे। नीचे आइए दूसरा पॉइंट ट्रांसजेंडर राइट, और थर्ड पॉइंट दे हैव इलेक्शन एक्सपीरियंस, क्योंकि नेपाली कांग्रेस वॉन थ्राइस, नेपाली कांग्रेस में 3 बार जीती थी। इंडिया ने नोटेड क्यों किया? बोला अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब ये तीनों ठीक कर लीजिएगा तो बताएंगे, या नहीं तो सुन पा रहे हैं, नहीं तो नोटेड ही रहेगा। अभी कब तक नोटेड रहेगा भगवान जानेंगे और हम जानेंगे। अब आइए जरा बेसिक फाउंडेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट। सर ये इंडिया और नेपाल के बीच में जो नदी का है ना, बड़ा गहरा रिश्ता है, बुझा रहा है? पढ़ा लेंगे, छोड़ दे। पढ़ा लेना, ऑप्शन है नहीं। तो पेज नंबर 212 पे आइए। नेपाल इज अपर राइपेरियन, नेपाल क्या है भाई? हमसे ऊपर है। तो एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, मतलब इधर इधर ऐसे देखना, ऐसे ऐसे मत देख लेना भाई, ये तो पता था सर हमारा तो लद्दाख है। मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में देखो कि कोई नदी अगर आ रही है तो नेपाल से होते हुए इंडिया की तरफ आ रही है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो नेपाल हमारे लिए क्या हुआ? अपर राइपेरियन, हम क्या हुए? लोअर राइपेरियन। तो हम नीचे हैं, नेपाल अभी ऊपर है। अब सर सारा विवाद और मसला शुरू होने वाला है। नेपाल में भी आप जानते हैं, नेपाल नहीं लोग सुनता है, नेपाल ने पानी छोड़ दिया, बाढ़ आ गया। अरे भाई आप सुनते रहते हैं, अभी इस बार तो सर सुखाड़ आ गया। आप बोलना चाहिए पानी छोड़, लेकिन नहीं छोड़ रहा है, अब सुखाड़। नीचे आओ, बराज जो नाम है। तो नेपाल इज अपर राइपेरियन एंड पार्ट ऑफ हिमालय एक्सटेंडेड, सो रिवर्स आर पेरेनियल। सर यहाँ की नदियाँ सदाबहार हैं। इसका बहुत सारा कारण है, हिमालय तो है ही, लेकिन बहुत सारा कारण है जो इंडियन ज्योग्राफी में बताऊंगा। नीचे आइए। और उसके बाद सर नेपाल हैज वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो पावर। नेपाल के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो पानी से बिजली उत्पादन कर सकता है, अप्रॉक्स 80,000 मेगावाट। अप्रॉक्स कितना? 80,000 मेगावाट, और मेगा मतलब होता है 10 का पावर 6, बुझा रहा है? तो मतलब काफ़ी उसके पास कैपेसिटी है। लेकिन जब जब इंडिया बोलता है बनाए हैं, पता नहीं। तो नेपाल वाला जनरेटर खरीद के लेके जाता है हमसे,
काठमांडू जाइएगा ना तो बड़ा बड़ा होटल में आपको जनरेटर मिलेगा, वो सब इंडियन जनरेटर है, बुझा रहा है। लेकिन कसम से ये नेपाल का भी बुद्धि, मतलब आपको इसका भी जड़त तो समझ में आएगा सर, ठेवना में है एकदम। आइए नीचे। तो 80,000 मेगावाट कैपेसिटी, बट नेपाल के पास मात्र 800 मेगावाट है। कैपेसिटी कितना है? 80,000, और है कितना? 800 मेगावाट। मतलब आधा नेपाल सर 15 से 16 घंटा अंधेरे में सूतता है सब। लेकिन कमबख्त लोग हाइड्रो पावर के लिए इंडिया से नहीं मांगेगा। और देखो अभी पता चलेगा कि नेपाल को कितना चढ़ाया है चाइना ने, मतलब माथा दम तक नहीं सर, ऊपर तक चढ़ा दिया है। लेकिन बेवकूफ़ है, जिसको खुद नहीं पता चले कि किससे हमको जुड़ना है किससे नहीं, उसको क्या कोई बताएगा। नीचे आइए। मतलब नेपाल में आज भी 15-16 घंटे बिजली नहीं रहती है, दिख रहा है, नोट्स में लिखा हुआ है पूर्णतः। नीचे आइए, देखिए। अब आइए नीचे। हमारे यहाँ रहता है 5 स्टार होटल बनते समय इंडिया से बड़े बड़े जनरेटर इंपोर्ट करते हैं नेपाल। तो नेपाल में जब भी बड़ा बड़ा होगा वहां पे, तो सर यहाँ से जनरेटर इंपोर्ट होके जाता है, ठीक है। बाकी अभी और नीचे देखिए। नेपाल हैज ऑल्सो सोलर पोटेंशियल, सर सोलर पोटेंशियल भी है, ठीक है। लेकिन देखिए जरा, सो काठमांडू वैली एरिया में है तो कंपैरेटिवली सोलर पावर पॉसिबल है, इसलिए काठमांडू में काम चल रहा है सोलर का, एंड इंडिया हैज ह्यूज मार्केट एक्सेस हियर। देखो सोलर का काम चलेगा तो इंडिया को मैंने क्या बताया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अरे बोला ना। और सबसे बड़ा इसमें का सर जो है वही आपको कौन, इंडिया है। अब सबसे बड़ा जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुड़गांव। अब सर ये गुड़गांव में है, तो सर इंडिया के लिए सोलर मार्केट का तो पूरा एक एक्सेस है, क्योंकि इंडिया के पास उसका कैपेसिटी उसको पता है। लेकिन जैसे ही बोला नेपाल से, नेपाल कर रहा है हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सोलर वोलर। अब सर ये बड़ा गड़बड़ वाला काम हो गया, इंडिया को बर्बाद करके रखने वाला की कोशिश करेगा नेपाल, लेकिन खुद ही बर्बाद होगा। नीचे आइए। इंडिया के पास है, नेपाल हैज पोटेंशियल बट कांट डू इट बिकॉज नेपाल को डर है कि साउथ में ही हाइड्रो पावर प्लांट बन पाएगा। देखो सुनो इधर भाई, प्लांट पावर कहाँ बनेगा, साउथ में। इसलिए बनेगा क्योंकि पानी ऊपर से जितना तेजी में आएगा उतना ही अच्छा होगा सर, जितना टरबाइन को नचाएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अच्छा साउथ बनेगा, साउथ में कौन रहता है, मधेसी। अच्छा मधेसी में इंडियन भी है, तो नेपाल कह रहा है कि कहीं इंडियन ने सब उकसा दिया, उकसा के हमारे खिलाफ कर दिया। नेपाल को कहा, इंडिया कहा कि सुन जितना छोटे तुम लोग हो ना उतना ही छोटा सोच है, बुझा रहा है। तो सोच में तुम लोग कद से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच से इतने छोटे हो। अरे पूरा इतिहास गवाह है कि इंडिया ने कभी किसी को जबरदस्ती कैप्चर ही नहीं किया। भूटान को देखो, हमने कभी किसी को कैप्चर ही नहीं किया। तुम बेवकूफ हो। लेकिन सर क्या बोला था इधर, चाइना नट्टी के ऊपर तक चढ़ाया हुआ है, बुझा रहा है कि सर इंडिया से जुड़ना। देखो आज आप सुनो चाहे मत सुनो, आज खत्म करके मारने वाले हैं। नीचे आइए। पहली बात, अब से उसके नीचे आओ, दिख रहा है जो जो तो ले चलो। अच्छा चलो छोड़, 5 मिनट और ले, सच में छोड़ देंगे। 5 मिनट एनर्जी है थोड़ा। आया एनर्जी, मतलब जब बोलूँ 5 मिनट एनर्जी थोड़ा आ जाएगा, उसके बाद फिर पढ़ा लूंगा, फिर एनर्जी आएगा, फिर पढ़ा लूंगा। नीचे आओ, नहीं मतलब कसम से छोड़ दूंगा 5 मिनट में। तो सर उसके बाद आओ, नेपाल को डर है कि साउथ में ही नेपाल को डर है कि साउथ में ही हाइड्रो पावर प्लांट बन पाएगा, बिकॉज चलो आ जाओ, वाटर का फ्लो नॉर्थ से नीचे तेजी से आएगा, एंड साउथ में मधेसी रहते हैं तो इंडिया अपना पावर कैप्चर करेगा। बट बेवकूफ को इंडिया का इतिहास नहीं पता है, एंड इंडिया भूटान को कहां से कहां पहुंचा दिया, और एक एग्जाम्पल भी सेट कर दिया। सर ये सब नोट्स में से लिखा हुआ है, कहानी की तरह दिमाग में चिपक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बट भूटान से सीखना चाहिए कि कॉपरेट करके डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। भूटान से देखो सर, इंडिया ने भूटान को कहां से कहां पहुंचा दिया, सीखना चाहिए बेवकूफ को। नीचे आइए। नेपाल ने चाइना को ऑफर दिया कि साउथ नेपाल में प्लांट लगाइए। किसको ऑफर दिया, चाइना को। समझ ना, मतलब मंचूरिया है सर, उसको मंचूरिया उसको खाना है, उसको सर चाउमीन उमीन पसंद है। इधर भी चाउमीन इधर खाता है, वो भी उधर सर, उधर वो भी चाउमीन, सब सर इधर गिरगिट सांप सब खाने वाला लोग उसी से जुड़ेगा, हमसे कहाँ से जुड़ेगा। सुन पा रहे, नीचे आइए। अब हम लोग को बोलता है घास फूस खाने वाला आदमी, और नेपाल अचानक ऐसे लोग छिपकली देख के खा के उठाए। नीचे आइए। सर वहाँ छिपकली भागता है आदमी को देख के। कुछ लोग असम में रहते हैं, कुछ लोग असम में, तो असम में क्या होता है, उधर नियम है, कुत्ता उत्ता खा जाता है सब। हाँ मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। सर क्या हुआ, वो लोग जब मेरे गांव के ही है, अब वो लोग क्या है ना, जब आते हैं साल में एक बार गांव आते हैं, उनको देख के कुत्ता सब भागने लगता है। वो सब क्या किया, जो जब कुत्ता आता था मार के बना के खा जाता था। अब सर जब जब उस घर के आसपास कुत्ता जाता ही नहीं है, अब लोग जैसे घर में आ जाते हैं ढूंढना शुरू करते हैं कुत्ता कहाँ है। अब
मतलब इंसान से बड़ा कुत्ता कौन है? नीचे आइए। अब सर इधर आ जाओ। तो नेपाल ने चाइना को ऑफर दिया, अच्छा नेपाल ने चाइना को ऑफर दिया साउथ नेपाल में बनाइए। कहाँ बनाइए? इसलिए बोला कि मधेसी लोग हैं, इंडिया फायदा नहीं उठा पाएगा, लेकिन सर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, चाइना और उकसा देगा इन लोग और बोलेगा कि तुम लोग को बराबर के पैसे नहीं दे रहा है, हम दिलवाएंगे। क्या कि कम्युनिस्ट पार्टी भी तो है वहां, तो मुद्दा तो बनाएंगे ना सर, और मुद्दा बनाएंगे खुद पावर में आएगा। अब देखो, लेकिन नेपाल बेवकूफ है, नहीं चाहिए। अब सर चाइना को ऑफर दिया कि साउथ नेपाल में प्लांट लगाइए, देन इंडिया वांट्स नेपाल कि चाइना काम कम और इंडिया में ताकत जाके ज्यादा करेगा, इसलिए थोड़ा सा संभल के। समझ में आ रहा है? अब सर देखो, नेपाल अभी इनसिक्योरिटी में है कि क्या करे, और वाटर मैनेजमेंट की बात अभी चली रही है, तो नेपाल भी डरा हुआ है। इंडिया बोलेगा देख लो भाई, चाइना आएगा तो प्लांट कम लगाएगा और हम पे ज्यादा ध्यान देगा। बुझा रहा है? अरे है ना। अब जैसे एक मूवी था, कोई पता नहीं कौन सा मूवी था, सोडा बेच रही थी एक लड़की, सोडा जो जूस में नहीं हो, तो सर हीरो बार बार वहां चला जाता था, तो उसका बाप समझ गया, तो बाप बोला कि तुम सोडा कम और देखने ज्यादा आते हो सोडा। तो सर वो 20-20 गिलास सोडा कब पी जाता था। लड़की बोली भाई मर जाएगा तुम बोला मर जाएगा लेकिन तुमको देख के मरेंगे भाई इतना ज्यादा पागलपन है। अच्छा, उस मूवी में लास्ट में दिखाया कि वो सही में मर गए तो सर वहां से समझ में आता है कि कृपया अपने काम ये तो मरना तय है। नहीं चाहिए। पेज नंबर, और सर यहाँ तो फेमस है बिहार में, आगे चलते चलते पीछे निहारने का जेबे नहीं करता है। जहाँ इधर लड़की देखिए आगे बाइक चला रहे, अच्छा आगे मार दिए उधर जाके। ये सर आदत कब जाएगा पता नहीं। अच्छा लड़की भी मन में कर रहे थे हरामखोर सर किसी को भी घूरना कितना ऑकवर्ड है, आप सोच के देखिए। सबसे मतलब भद्दा लगता है, आप कितना भी अच्छे हो, कितना भी हो, सर वो बता देता है आपका संस्कार की क्या है। लेकिन क्या करिए सर, मर्द प्रजाति भी ऐसा ही का है, लेकिन फिर भी सर आप कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आगे चलते चलते गाड़ी अगर ठुक जाए, बहुत लोग सर एक्सीडेंट होता है, ऐसा नहीं। अच्छा जब बचता है ना तो सामने कहता है सामने देखो इधर ही कहा के नहीं उस सामने आंख तनी कम से कम। अच्छा ये जो जैसी बोलता है आप कहता है ओ भाई, तब आपको अपने सजा, अच्छा तब आपको लगता है अच्छा जा हम मर्दे जाती नहीं चाहिए। खैर कोशिश करिएगा कि सर ज्यादा नहीं करे, ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन सर इतना नहीं करेगा किसी सामने लोग को बुरा लग जाए। अब सर एक लड़का जा रहा घूरिए रहा है ये क्या लॉजिक है, बहुत भद्दा लगता है। सोचे किसी की भी सिस्टर हो, सिचो छोड़िए, किसी की भी गर्लफ्रेंड हो, किसी की भी वाइफ हो, क्या फर्क पड़ता है, आप घूरेंगे एक टक से, आप ही को कोई घूरेगा तो आप ही शर्मा जाओगे। सुन पा लो, अगर एक लड़की आपको घूरना शुरू कर देना उसके बाद आप क्या हो गया भाई तो कम से कम घूरना नहीं करे सर। अगर सामने से कोई एक जैसे ट्रेन में खासकर होता है, ट्रेन में या बस में दूर से देख रहा है, अच्छा ये भी देख रहा है, जैसे देख रहा तो नजर मिल जा रहा है बार बार। अब सर दोनों लड़का है, अभी कह रहा है ए भाई तो उन्हें देख सोचो जब आपको कोई देख रहा है आपको इतना इनसिक्योरिटी हो रहा है, और कोई जब आगे चल के कोई पीछे देख रहा है उसको इनसिक्योरिटी नहीं होगा सर, होगा। बाकी सर कोई दोनों थोड़ा बहुत चलता रहता है, उतना चलना चाहिए, बस इतना तक कायदे से रखिएगा कि किसी को बुरा ना लगे, बस नहीं चाहिए सर। कोसी अब 1996 दिख रहा है, अरे वही वाला है ना, पेज नंबर 213। सर यहाँ पे कुछ नदी के नाम है, कोसी, गंडक, महाकाली। इसके बारे में चिंता मत करिएगा, सब इंडियन ज्योग्राफी में आएगा, लेकिन इसका इशू सिर्फ हम बता देंगे जितना हमें काम का है अभी के लिए। पहला 1996 में एक सर महाकाली ट्रीटी बना था। कौन सा काली महाकाली महाकाली ट्रीटी में बोला गया इंडिया से 3 डैम्स, इंडिया ने बोला 3 बांध, एक नाम है पंचेश्वर, दूसरा टनकपुर और तीसरा शारदा। ये 3 बांध का नाम हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है सर, ये नाम तीनों बड़ा फेमस है। पंचेश्वर, उसके बाद क्या है टनकपुर और शारदा बनेगा। सर ये महाकाली मतलब कुछ नहीं है, मतलब नदी का नाम है, नदी का नाम है काली रिवर, और चूंकि इस नदी में बहुत सारे नदी आके मिलती हैं और बहुत सारे, इसलिए इसका नाम महाकाली बोल रहे हैं। बाकी कैसे है, कितना नदी मिलता है, सब इंडियन ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से आएगा, नहीं चाहिए। अब 50% बोला इंडिया ने बनाएगा और 50% नेपाल देगा पैसा, मतलब बोला गया कि ये बांध बनेगा और इस बांध में 50% इंडिया खर्चा देगा, 50% कौन देगा, नेपाल, नहीं चाहिए। बट नेपाल को यहां भी काफी इनसिक्योरिटी है कि इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर लीजिएगा भाई क्या करें सर, इस दुनिया में जिसको संदेह हो जाए उसका निवारण नहीं है ना, गीता में लिखा हुआ है इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है सर जब आपको इनसिक्योरिटी हो जाए, उसका निवारण करना बड़ा टफ है सर। बोले कि अगर जा रहे हैं, क्या पता कहीं बाइक में पंचर हो जाए, अरे भाई ऐसे तो जीवन का भी नहीं मुश्किल है। अब बोले चल रहे हैं प्लान, एक आदमी होता है बीच में,
क्या पता कहीं आगे का टायर उड़ जाए। अरे भाई साहब इतना इनसिक्योरिटी में जियो कैसे यार तुम, बुझा रहा है? उनको बोलिए सीए टायर लगवाएं, नहीं चाहिए। अब सर पहले नहीं चाहिए। पहला है सर नेपाल को यहाँ भी काफी इनसिक्योरिटी है कि इलेक्ट्रिक, सर एक कैसा इनसिक्योरिटी है कि आप हाइड्रो पावर बनाओगे, इंडिया हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, इंडिया को कमी है, और नेपाल क्या बोले नहीं आप यूज कर लीजिएगा। ये बोला अजीब उद्दा आदमी है, बट फिर भी क्या करिएगा सर। आइए नीचे, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर लोगे, देन फिर ये भी कहा कि सर एक और प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, EIA, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और द हिंदू में ये फिर 3 रोज पहले ही आया था। ये इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, नेपाल पता है क्या कह रहा है, हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है कि हम यहाँ पे हाइड्रो पावर बनाए। तो इंडिया बोला अच्छा तो चाइना बनाएगा तो सही है, मतलब हम बनाए तो तुमको इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है, यही ना? बोला हाँ यही प्रॉब्लम है। बेसिकली नेपाल कुछ नहीं कर रहा है सर, वो चाहता ही नहीं है कि हम इसमें हस्तक्षेप करें, हमसे दूर भाग रहा है, बात खत्म। लेकिन इंडिया भी सर है, तुम दूर दूर हम पास पास। आइए नीचे, अब सर दूसरा है सर फिर भी, अब देखो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, बट फिर भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस डिस्टर्ब हो जाएगा, बट इंडिया ने सबका सॉल्यूशन दे दिया उसको, बट वो नौटंकी शुरू कर दिया, एंड सभी ऐसे ही, मतलब अभी भी ऐसा ही चल रहा है, मतलब नौटंकी कर रहा है तो खुद जाने। नीचे आइए, 1954 में, अच्छा कोसी को बोला जाता है बिहार का शोक, तो आप लोग रटे हुए रहते हैं, ये तो बताने का क्या, जैसे बोला लूसेंट जिंदाबाद। तो सौरो ऑफ रिवर कौन सा, कोसी, बिहार का क्या, शोक। नीचे आइए, 1954 में कोसी रिवर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हुआ था 199 साल के लिए, 199 ईयर्स, किसके बीच में, इंडिया और नेपाल। अच्छा देखो कोसी बोला गया क्योंकि कोसी जो है वो नेपाल से ओरिजिनेट होता है और बिहार की तरफ आता है, तो अपर राइपेरियन कौन हुआ, नेपाल, लोअर राइपेरियन हम हुए, बुझा रहा है? नीचे आइए सर, वहां पे इंडिया ने बोला एक बराज गेट लगा देंगे, जिसको आप बैराज भी बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, तो बैराज गेट लगवाएंगे। बैराज गेट क्यों लगवाएंगे, पानी को कंट्रोल करने के लिए। गेट क्या, बैराज गेट क्या है, बस गेट इस तरह से लगा दिए कि सर पानी की जब जरूरत हो, मान लीजिए नेपाल में फ्लड आ गया है तो उसको छोड़ देंगे ताकि उधर बैलेंस हो जाए, उधर जरूरत है तो इधर से, मतलब बैलेंस करने के लिए। तो गेट मान लो वहां पे 3 गेट लगा दिया, कितने गेट, 3 गेट में सर बोला गया ठीक है, अब एक गेट मान लो जितना पानी का जिस तरह से जरूरत उस हिसाब से भेज दिया जाएगा, उतना कंट्रोल कर लिया जाएगा। सर सही चल रहा था सब, लेकिन देखो बीच में भी मुंह उठा के आएगा चाइना, और चाइना क्या बोल रहा है, ये 199 साल का कौन सा एग्रीमेंट होता है भाई। अब नेपाल कह रहा है इंडिया तो हमसे करवा लिया करे, तुम बेवकूफ हो करे, चंट आदमी हो तुम बिल्कुल। तो बोला क्या किया जाए, तो बोला सुनो उनको बोलो कि सर 199 साल के लिए नहीं है। तो नेपाल सर पागल हो गया आके बोले 199 साल का कौन सा एग्रीमेंट होता है। बोला कि सुन ये सिर्फ बनाने का एग्रीमेंट नहीं है, खाली पुलवा बनाना नहीं होता है, मेंटेनो करना होता है, बुझा रहा है? अगर तुम बोलोगे मेंटेन नहीं करना है तो हम बना के दे देते, मेंटेन करते रहो तुम। नेपाल ना ना ठीक ठीक। अब सर नेपाल को इनसिक्योरिटी तो दिमाग में डाल ही दिया था, तो नेपाल का इंडिया बोला सुन अगर तुमको डर लग रहा है या तुमको इनसिक्योरिटी है तो एक काम करो, बराज एक गेट पे तुम करो, एक गेट पे हमारा भी सैनिक रहेगा, इधर तुम्हारा भी उधर तुम्हारा भी। अब नेपाली तो छोटे छोटे थे, अब सर पहुंच ही नहीं पा रहे बराज गेट पे। अब दिक्कत होना शुरू। अब नेपाली बोला अरे खोल गेट खोल, सर गेट में नहीं खुल रहा है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, बाद में बोला सुन गेट हम ही खोल लेंगे, तो खाली देख आराम से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नहीं चाहिए। अब सर क्या हुआ, बराज गेट बना जो रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर करेगा, रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर मतलब पानी कितना देना कितना। नीचे आ जाओ, एंड इसको इंडिया ने ही बनाया था, एंड राइट्स भी इंडिया के पास था फॉर 199 ईयर, एंड सब ठीक चल रहा था। बट 1990 में कम्युनिस्ट एक्टिव थी नेपाल में, 1990 में तो आई गई थी, अब एक्टिव थी तो नेपाल में। देन द सेड बराज तो 50 साल के लिए होता है, देन इंडिया सेड के मेंटेनेंस भी करना होता है। देन फिर इंडिया सेड की नेपाल को कहा कि आप ही मेंटेन करो, जबकि सर इंडिया सीधा तो बात है कि इंडिया के भी सैनिक है, नेपाल के भी हैं, बट फिर भी नेपाल को बार बार बोला। देन इंडिया सोचा कि इसको बाद में खुद ही समझ में आ जाएगा मैच्योरिटी आने पर, तो इंडिया भी अपना काम सिर्फ करता रह रहा है। बाकी इंडिया सिर्फ बोला कि भैया कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि इंसान को खुद ही समझ में आ जाता है, बाद में एक बार में समझ में नहीं आता। नीचे आइए, 1959 दिख रहा है, गंडक रिवर ट्रीटी साइन हुआ बिकॉज गंडक हैज 33,000 मेगावाट कैपेसिटी आउट ऑफ टोटल 80,000 मेगावाट, मतलब 80,000 मेगावाट कैपेसिटी नेपाल का पूरा है, उसमें से लगभग 33,000 मेगावाट कैपेसिटी गंडक के पास है अकेला खुद का, तो गंडक काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने बोला सुन भाई हम इस पर मिलकर दोनों बनाएंगे। देखो नेपाल फिर क्या बोलेगा, अब फिर क्या नौटंकी करेगा। इंडिया से 33,000 में से 10,000 आप बना लो नॉर्थ में, 10,000 हम साउथ में बना लेंगे, बाकी का 10,000 पे कोई नहीं बनाएगा। बट आज तक ये ट्रीटी सिर्फ साइन ही है। क्योंकि देखो आगे इंडिया ने यहां तक बोल दिया कि ठीक है आप ही बना लो दोनों जगह, लेकिन फिर भी क्योंकि इंडिया से इनसिक्योरिटी है नेपाल को,
बट नेपाल पावर कट में रह लेगा, बट नहीं बनाएगा हाइड्रो पावर, मतलब अंधेरे में रह लेगा 15-16, लेकिन सर फिर भी नहीं कुछ करेगा, नहीं चाहिए। ओवरऑल नेपाल को काफ़ी इनसिक्योरिटी है इंडिया से रिलेटेड टू हाइड्रो डिप्लोमेसी, जबकि उसको इंडिया भूटान से सबक सीखना चाहिए। तो कहने का मतलब इंडिया पूरा कोशिश कर रहा है कि कचरा से ऊपर उठ के आ जाए, लेकिन अब जो गोबर में रहना पसंद करेगा उसको साफ थोड़ी पसंद होगा। अरे सुन पा रहे हैं? देखो इधर पेज नंबर 214 पे आ जाओ, बस लास्ट, उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, लास्ट ही है सच्ची में। हाँ बस 5 मिनट और आ जाओ। 214 पे देखो क्या लिखा हुआ है, जीओआई दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ खास अचीवमेंट नहीं हुआ, उसको कुछ हुआ नहीं, तो नेपाल के साथ ट्रीटी साइन करके अब देखना इंडिया क्या दिमाग लगा। सर बड़ा तेज है, और जब से यहाँ नहीं बिस्खोपड़ा आदमी है, मतलब बिजनेस कैसे किया जाता है इसको बोलते हैं। सर इसको गुजराती से सीख, कैसे सीखना है समझ में। इधर देखो नेपाल क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट जो जो चीज प्रपोज कर रहा है, नेपाल पहले मुंह उठा के बैठा हुआ है, मुंह खोल के ना अभी बोल भी नहीं रहा था, पहले बोल दिया ना। अरे सुन तो, नहीं इंडिया सोचा एक काम करो ऐसे नहीं मानेगा, इसको क्या करो, देखो इधर प्राइवेट कंपनी का काम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। अरे पी फॉर प्राइवेट, पी फॉर प्रॉफिट, बुझा रहा है। प्राइवेट कंपनी सर प्रॉफिट कमाने के लिए बंद में करता है, काला बनेगा। प्राइवेट कंपनी का काम है प्रॉफिट कमाना। इंडिया बोला सुन, अपने यहाँ के प्राइवेट कंपनी को बोला कि एक काम करो, तुम नेपाल के प्राइवेट कंपनी से टाई अप करो और तुम दोनों मिलके वो प्रोजेक्ट बनाओ, क्या कि भाई कंपनी तो वहां की होगी ना। और सर कंपनी या कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए मशीन की जरूरत तो पड़ेगी, और सारा मशीन ऐसा थोड़ी है कि नेपाल के पास है, चाउमीन छोड़ के कुछ और है ये नहीं है, बुझा रहे हैं। तो सर कुछ है नहीं, तो सर अब क्या हुआ, इंडिया ने यहाँ के प्राइवेट कंपनी को नेपाल के प्राइवेट कंपनी से इतना टाई अप कर दिया है कि लगभग जितना परसेंट बोला था ना 33,000 बनाने का, तो इंडिया बोला था हम 10,000 मेगावाट बनाएंगे, और अभी कितना बना लेना 10,000, और बाकी जो 10,000 बच रहा है 13,000 अप्रॉक्स, उसको अभी कोई नहीं बनाएगा, उसको बाद में देखेंगे। अब पता है प्राइवेट कंपनी इंडिया की 10,000 नहीं बना रही है, ये बना रही है 20,000 बस पता नहीं चल रहा है नेपाल को, मतलब बेवकूफ को पता नहीं है कि बस गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, बाकी प्राइवेट कंपनी पूरा प्रॉफिट कमा रही है, बुझा रहा है। वहां देख लीजिए, बस हो गया लास्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे देखो, इस पावर ट्रेडिंग एग्रीमेंट 2014 के अकॉर्डिंग जो 50 साल के लिए है, इसको 10 साल पे रिव्यू किया जाएगा, मतलब 2024 से 23, मतलब 2023 तक इसका लास्ट होगा। 2014 में बना है, 10 साल के लिए है, हर 10 साल बाद क्या होगा, रिन्यू करेगा, देखा जाएगा कि क्या असर हुआ है। इंडिया ने इसलिए बोला कि देख लेना भाई, तुमको फायदा हुआ है नुकसान हुआ है फिर देख लेना। अच्छा, अब जो लोग प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे 2023 में 2024 में, उनके लिए ये न्यूज में हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर से इस एग्रीमेंट के तहत उसका रिन्यू करना है और न्यूज में आएगा। नीचे आइए, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनीज ऑफ इंडिया नेपाल के 28 जगहों पर 8,000 मेगावाट सभी मिलाकर वहां की प्राइवेट कंपनी को हेल्प करेगी, ताकि वे डेवलप कर सके एंड जॉब भी क्रिएट होगा, प्लस नेपाल को एनर्जी भी मिल जाएगा। नीचे आइए। सो इंडिया ने काफी अच्छा दिमाग लगाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर पाए तो यहाँ की प्राइवेट कंपनी एंड वहां की प्राइवेट कंपनी को साथ काम करने दो, और फिर देखते हैं 10 साल बाद क्या असर होता है। सुन पा रहे हैं? तो घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़े, अरे बोतल उल्टा कर लो, टेढ़ा उंगली क्यों करोगे मतलब ये उसमें जोक था कि जब अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ा नहीं करना है, बोतल भी आप उल्टा कर सकते हैं, निकल जाएगा। सुने नहीं सुने? तो इंडिया ने बोतल ही उल्टा कर दिया, बोला कि सुन भाई, सरकारी नहीं तो प्राइवेट सही, पर बिजनेस हुआ तो होके रहेगा। अरे बुझा रहा है? बस अब हो गया, बस अब नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद देखना क्या है मतलब देखते हैं क्या, नहीं पढ़ेंगे, बाकी देख लेते हैं। उसके बाद नेपाल का बॉर्डर वाला एनालिसिस है, रहने दो उसको, कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि लिपोलेख वगैरह इशू है, वो सब थोड़ा सा मजेदार इशू है, खत्म हो जाएगा। चाहेंगे तो आज भी कर देंगे, लेकिन छोड़ देते हैं, कल कंप्लीट कर लेंगे। बुझा रहा है? अब जितना पढ़ा है रिपीट कर दो, रिपीट कर लेते हैं। पेज नंबर आइए 202 पे, जल्दी आइए। हो गया? मुझे भी जाना है, भूख तो मुझे भी लगा है ना। खाना आप लोग में से कोई बनाता है? अच्छा अरे बनवाएंगे नहीं, मतलब पूछे हैं कि बनाते हैं कि नहीं। अच्छा, कोई अगर बनाते होंगे तो बताना, क्योंकि कुछ लड़के रोटी बड़ा अच्छा बेलते हैं सर, एकदम बेलता है, ठीक है। कुछ लोगों को बिहार पुलिस में स्पेशली जो लोग रहते हैं ना बिहार पुलिस में, उनको खाना बनाने का बहुत हैबिट होता है, जबरदस्त। बुझा रहा है? बिहार पुलिस में जो भी लोग काम करते हैं, मैं सच मर्द की बात कर रहा हूँ, औरत की नहीं सर, भयंकर रोटी बनाते हैं सर, औरत फेल हो जाएगी उनके सामने, मैं आपको सही बता रहा हूँ। कभी जाके देख लीजिएगा, किसी के फादर अगर होंगे बिहार पुलिस होमगार्ड या मतलब पुलिस लाइन में होंगे तो देखिएगा,
बढ़िया रोटी बनाएंगे वो सर, एकदम गोला गोला, अगर घर पे नहीं रहे हो तो, क्या कि ज़्यादातर तो दूरी उनका हो जाता है ट्रांसफ़र, वो सर एकदम परफेक्ट बना के रखते हैं। ठीक है, आइए जरा 202 पे आ गए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया था, नाम बोलते जाओ, बस आप हो गया, खत्म है तो अब क्या एनर्जी लाओ। क्या? साक्य क्लान, बोलो कौन सा? साक्य क्लान। थे कि बुद्धिस्ट थे? बुद्धिस्ट थे, कौन फैक्टर बन गया। दूसरा ये नीचे नेवारीज, तो नेवारीज भी थे, हिंदू रूलर थे और सर सब शांति से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आगे ये सर 1846 में राजा डायनेस्टिक रूल स्टार्ट हुआ। ये राजा जो राणाज आए तो राजा जी काम पूरा एकदम सर जबरदस्त पूरा किए। उसके बाद क्या हो गया सर, उसके कि पहला बन गए, और नाम इनमें क्या था, पहला नाम जंग बहादुर कुंवर, याद रहेगा ना, जंग बहादुर कुंवर याद रखिएगा। उसके बाद नेपाल में सर गोरखा का मैटर याद रखिएगा। गोरखा का मैटर में गोरखा को सर बना लिया इन्होंने, क्या एक प्रोटेक्शन के लिए बना लिया, किसने? अंग्रेजों ने। उनको एक बॉडीगार्ड और अच्छा अच्छा पोस्ट दे दिया और जुड़ गया किससे? राजा से। अब नेपाली कांग्रेस हमारे मूवमेंट से प्रभावित होकर एक पार्टी बना ली जिसका नाम ही क्या था? नेपाली कांग्रेस। और यहाँ से नेपाली कांग्रेस ने सर विद्रोह करना शुरू किया, कैंपेन शुरू किया। इलेक्शन हुआ 1951 में, भारी बहुमत से जीत गए। ठीक, 1951 से फिर 1959 तक फिर नेपाली कांग्रेस पावर में रही। फिर राजा ने उनको किसी तरीके से फैला के करप्शन के चार्ज में गिरा दिया, बुझा रहा है। 1959 में फिर ये खत्म। अब 1959 में खत्म, फिर पंचायत राज सिस्टम आया, उसमें और जबरदस्त करप्शन हुआ। फिर 1960 से नेपाली कांग्रेस फिर जागृत हुई, फिर 60 से उस करते करते 90-91 तक आई, फिर पावर में आ गई वापस, बुझा रहा है। पावर में आई, फिर उसके बाद सर करप्शन जबरदस्त किया, सब लोग करप्शन से परेशान हो गए। जन आंदोलन 1 हुआ। जन आंदोलन 1 तभी हुआ था जब पार्टी लेस पंचायत सिस्टम में करप्शन काफी बढ़ गया था। ये बीच का गुर्गा मुर्गा ये सभी और ज्यादा कमाने लग गया, वहां पे हुआ। उसके बाद दूसरा जन आंदोलन 2005 में हुआ। 2005 में इसलिए हुआ क्योंकि सर उससे पहले तक 1990 तक तो कम्युनिस्ट भी आ गई। लोग कम्युनिस्ट को भी सर 9 महीने तक सरकार उनको भी मौका देके रह गए, चाइनीज मालू भी नहीं रखा, वहां से भी खत्म। अब उसके बाद सर सब पार्टी इतने करप्ट हो गई थी, लोगों को कोई भरोसा रहा नहीं। जन आंदोलन 2 हो गया। राजा ने, मोनार्की ने सर मिल के जानबूझ के सिविल वार वाला सिचुएशन क्रिएट कर दिया कम्युनिस्ट से मिलके। कम्युनिस्ट से मिलकर सिविल वार हुआ। 2005 में बोला गया बंद करो, दोबारा क्या करो, उसके बाद लेके आओ सर शांति, यहाँ पे लेके आओ। पीस एकॉर्ड भी साइन होगा। पीस एकॉर्ड साइन के तहत बोला गया चुपचाप कि सर 2 काम करिए, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए और 2010 तक बनाइए फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन। अब सर इस बात में विवाद हो गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। तब तक सर चाइना भी एक्टिव हो गया, इंडिया भी एक्टिव हो गया। इंडिया ने सर अमेरिका को फोन लगाया, मदद किया। उसके बाद कौन सा सिस्टम बना? पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री सिस्टम नेपाल में आ गया, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम आने के बाद 2 चीजें हुई। जो कॉन्स्टिट्यूशन में और बदलाव थे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उसके बाद सर आपको हर क्या है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काम होगा, लेकिन ये सारा कुछ भेदभाव कर दिया गया। तो इंडिया का स्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन पे ये था। डिले तो हो गया था, 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन आया। कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात अच्छा था कि ट्रांसजेंडर को राइट दिया गया था, बुझा रहा है। डिले होने के बाद इंडिया ने सर इसको क्या किया? नोटेड किया। नोटेड इसलिए किया क्योंकि सर आपने मधेसी को छाट दिया था एक तरीके से। आपने जैसे ही बोला कि सर उन लोगों को सिर्फ इलेक्शन और इन लोगों को लड़ने का मौका मिलेगा जो लोग सर वहाँ के वंश हैं, नेपालीज हैं, तो सर वो छाट आपने कंप्लीट दिया। इंडिया ने इसके लिए क्या किया? नोटेड किया, मतलब सर उसको वेलकम नहीं किया, नोटेड किया, बोला हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाद में बताएंगे क्या है। तो सर उसके बाद यहाँ तक नेपाली कांग्रेस को भी बुरा लगा। फिर धीरे धीरे उस तीनों मामले को इंडिया बोला कि सुलझा लीजिए। आर्टिकल आपका 42, आर्टिकल आपका कौन सा 84 और आर्टिकल 282, अगर आप सुधार लेते हैं तो हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वेलकम कर देंगे। यहां तक मामला खत्म हुआ सर। उसके बाद फिर दूसरा इशू हुआ नदी उदी का इशू। तो नदी उदी का इशू में देखेंगे सर जितना भी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक बनाना था, नेपाल ने कभी भी इंडिया को फेवर नहीं किया है। इंडिया ने सर इंडिया से मदद भी लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो बिना मदद के तो कुछ होगा नहीं, लेकिन सर वो दूर भाग रहा है हमसे। क्यों? क्योंकि चाइना फैक्टर फिर यहाँ पे आ रहा है, बुझा रहा है। क्या बोला था सर? चाइना फैक्टर हर जगह ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद सर इंडिया का जब देखा कि हाइड्रो डिप्लोमेसी काम नहीं कर रहा है तो इंडिया ने प्राइवेट कंपनी को उनके साथ बिजनेस करा दिया, जिससे कि फिर हम लोगों ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया। लेकिन फिर भी अभी तक इतने दूर तक तो आपको देख के आइडिया लग गया होगा कि इंडिया और नेपाल का उतना साठ गांठ नहीं बैठ रहा है जितना शायद इंडिया भूटान का बन रहा था, शायद इंडिया बांग्लादेश का। और इसमें नेपाल सर एक मुद्दे के आने के बाद तो नॉर्मली शांत हो भी जाएगा, वो आगे बताऊंगा। उसको तरीका है इंडिया के पास, बस इंडिया चाहता है कि प्यार से काम हो जाए, नहीं तो नेपाल को सर थापड़े से सीधा कर दिया जाएगा, समझ रहे? थप्पड़ से नहीं, थापड़ से, बुझा रहे? तो सीधा कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको बीच में याद होगा लॉकडाउन में नेपाल बोलने लगा था कि राम जी का मामा और राम जी का ससुराल हमारे घर है। सर उसके बाद फिर बोल दिया क्या? सारा कुछ इधर ही बोल दिया। फिर लिपू लेख वाला मुद्दा बताऊंगा, सब बोल दिया हमारा हमारा है। इंडिया चुपचाप था, बोला कि बस ये खाली खत्म हो जाने दो लॉकडाउन में। उसके बाद इंडिया ने जबरदस्ती माथा पर चढ़ के और संविधान में अमेंडमेंट करवाया। अब चुपचाप ठीक ठाक हो जाओ, नहीं तो जिसके प्रेशर में बोल रहा हो ना, उसको पहुंचने में जितना टाइम लगे ना उतना देर में तुम्हारा पूरा नेपाल खत्म कर देंगे हम।
तो थोड़ा कोशिश करो इस बात को, बाकी कल कंप्लीट करेंगे हम लोग। थोड़ा सा पार्ट है लेकिन थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोलोगे तो आज भी कंप्लीट करिए देंगे, लेकिन छोड़ देते हैं, कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कल म्यांमार भी शुरू करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद म्यांमार, और म्यांमार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि रोहिंग्या का मुद्दा और सारा मुद्दा जो वहाँ से करंट अफेयर का हॉट टॉपिक है वहाँ से आएगा, बुझा रहा है। तो नेपाल के बाद म्यांमार भी शुरू हो जाएगा, तो कल कंप्लीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए।